बढ़िया सर। बढ़िया, गुड, अच्छी बात है। अजित मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड है। ऑलमोस्ट हम लोग एजुकेशन भी हमारा कुछ सालों तक तो साथ में रहा था, तो हम लोग की ट्यूनिंग काफी अच्छी है। तो अजित ने रिक्वेस्ट किया कि आप लोगों ने टेलीकॉम पे कुछ काम किया हुआ है, सोलर इंटीग्रेशन, तो वो उस पर थोड़ा सा फोकस करना है हमारी टीम को। तो मैंने कहा जरूर, जो हमें नॉलेज है, क्योंकि नॉलेज आदमी को रोज मिलता है, तो जो मेरे पास है मैं शेयर करना चाहूंगा आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने लोग टेलीकॉम से हैं इसमें? जो लोग भी हैं वो लोग टेलीकॉम से रिलेटेड कोई हैं क्या इसमें? आप में से किसी ने टेलीकॉम में कभी काम किया है? नहीं सर, टेलीकॉम के मैंने तो बारे नहीं में किया। कहा, टेलीकॉम के बारे में क्या नॉलेज है? मतलब टेलीकॉम का जो टावर्स होता है बेसिकली, उस पे पावर कौन सा यूज होता है, कुछ आइडिया है आप लोगों को? नहीं नहीं सर, सर, आइडिया मतलब क्या देखा, वो जो टावर है उसमें भी नीचे में एक तो आपका डीजी सेट बैठा हुआ है, वो लोड जी शेडिंग जाने के बाद वो ऑन कर देता है, ये जानता है मैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। जी और जरूर। सोसाइटी को पैसा मिलता है उससे बस, और जी जी जी, नहीं बेसिकली सोसाइटी इज पेड बाय द टावर ओनर। नहीं, डेफिनेटली डेफिनेटली सबको ये कमर्शियल काम है, तो डेफिनेटली बिना पैसा के काम नहीं होगा, लेकिन पैसा भी तब देगा वो जब वो कमाएगा। तो एयरटेल, इट विल वर्क। यस यस, सर, यस सर। हाँ हाँ हाँ, तो वो पैसा देता है सोसाइटी को, क्योंकि वो पैसा कमाता है हमसे, आपसे फोन पे बात करते हैं, उसका प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसका सर्विसेज यूज करते हैं, तो पैसा देते हैं। तो बेसिकली उनको भी अपने टावर्स को चलाने के लिए पावर चाहिए होता है। अब पावर हमारे पास जो अवेलेबल है वो एसी और डीसी, दो तरह के पावर्स है। और टेलीकॉम के अंदर आपके जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो सारे 48 वोल्ट डीसी पे चलते हैं मोस्टली। उसके बाद और अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं उनके अंदर, उनपे एक एसएमपीएस सिस्टम लगा होता है, जो कि पावर को जितना करंट वोल्टेज चाहिए वो उसको मिनिमाइज मैक्सिमाइज करके देता रहता है, ट्रांसफर करता है, सो दैट सारे इक्विपमेंट्स वर्किंग में रहें। ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि जी टेलीकॉम टावर है, जनरेटर लगा हुआ है और बिजली का कनेक्शन है, तो वो सीधे 230 वोल्ट से काम करता होगा। ऐसा नहीं है, उसके सारे इक्विपमेंट्स डीसी वोल्टेज पे काम करते हैं। तो इसलिए हम जो पावर उसको सप्लाई देते हैं, चाहे वो जनरेटर से दें चाहे इलेक्ट्रिसिटी से दें, दोनों से देने पे उसको वो कन्वर्ट करता है एसएमपीएस के थ्रू डीसी वोल्ट में। डीसी में वो फिर अपना जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसको वो यूज करता है। तो आज की डेट में जैसा हम लोग डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि पावर जो है सोलराइज करना टेलीकॉम टावर्स में क्यों फायदेमंद है और उसको कैसे किया जाए। तो मैं अपना पीपीटी थोड़ा सा ऑन करता हूँ, आप लोग को देखेंगे तो आइडिया लगेगा और बेटर। शेयर किया है मैंने। शेयर 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 कहाँ से आएगा? देख नीचे शेयर शेयर स्क्रीन, हाँ ठीक है। तो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है, टेलीकॉम बेस्ड स्टेशंस पावर्ड बाय सोलर एनर्जी। ठीक है। तो हम लोग सोलर एनर्जी क्यों यूज करना चाहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है वन टाइम इंस्टॉलेशन के बाद। बेसिकली इसमें वन टाइम इंस्टॉलेशन कर दिया आपने तो 25 ईयर्स तक लो कॉस्ट और मेंटेनेंस से आप 25 ईयर्स तक आप अपना पावर आपको मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट फ्री माना जाता है। तो इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि अजित इसके लिए काफी है सोलर का बेनिफिट्स बताने के लिए, तो मैं ज्यादा टाइम इसमें नहीं लूंगा। दूसरा आता है टाइप ऑफ सोलर पावर सिस्टम्स जो हम लोगों के पास अवेलेबल है आज की डेट में। एक है ग्रिड कनेक्टेड, जिसको कि बोलते हैं जिसमें बैटरी का बैकअप नहीं होता है। ये सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि जब ग्रिड है तभी आपका ये काम करता है। जैसे हम लोग आज की डेट में ग्रिड टाइप रूफटॉप सोलर सॉल्यूशंस रेजिडेंस में लगा रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है कि भाई हम अपना सेविंग्स कर रहे हैं। तो नॉर्मली ये टेलीकॉम टावर्स जो सिटी, मेट्रो सिटी या किसी सी क्लास सिटी में होगा वहां तो पावर ठीक ठीक मिलता है, बट थोड़ा इंटीरियर में जाएंगे और ये बहुत ज्यादा रिमोट में जाएंगे तो वहां पे बड़ी डिफिकल्टी होती है पावर की, या वहां पे जनरेटर चलाने के लिए डीजल पहुंचाने में काफी खर्च आता है, या कभी कभी नहीं मिलता है, जिससे कि टेलीकॉम टावर्स डाउन रहते हैं और उससे जो है उनका रेवेन्यू नहीं मिलता है।
तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो यहाँ पे सुटेबल नहीं रहेगा जहाँ पे ऐसा केस रहेगा। तो एक तो हो गया ग्रिड कनेक्टेड, सभी लोग जानते हैं। दूसरा है ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम विद बैटरी बैकअप, जो कि जिसमें कि ग्रिड से कनेक्ट होता है और वो अपना बैटरी बैकअप में स्टोर करता है, और ड्यूरिंग जब लाइट नहीं होता है तो वो आप बैटरी से बैकअप अपने इंपॉर्टेंट जैसे ट्रांसमीटर हुआ या उसका जो भी है उसका ऑपरेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है उसको वो रन करेगा और कुछ घंटे उसको बैकअप देगा, सो दैट कि उसका टावर टोटली शट डाउन ना हो। उससे क्या होगा कि उसको मिनिमम रेवेन्यू मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है कि टेलीकॉम टावर्स टू वे कनेक्टेड होते हैं, मतलब कि इनपुट उसमें आता है और वो फिर आगे फर्दर किसी को ट्रांसफर करता है, सो दैट अगर वो टावर जो है अगर शट डाउन हो गया तो आगे ट्रांसफर नहीं करेगा जो भी मीडिया है। तो उससे क्या होगा कि बहुत सारे कनेक्शंस चल नहीं पाएंगे, उससे क्या होगा कि लोगों को रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दैट इज ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम विद बैटरी बैकअप। हम लोग आगे इसी पे डिस्कशन करेंगे, जो कि टेलीकॉम टावर्स में पर्टिकुलरली जो कि सी क्लास सिटीज या रिमोट एरियाज में होते हैं, जहां पे आपको लैंड की कीमत कम होती है, आपके पास स्पेस सफिशिएंट होता है, और वहां पे लगाने से आपको एडवांटेज ये होगा कि बिजली तो रहे ना रहे, आपको जनरेटर चलाना कम पड़ेगा, आपको ऑपरेशनल कॉस्ट आपका कम हो जाएगा। ठीक है। थर्ड ऑप्शन इज स्टैंड अलोन सोलर पावर सिस्टम। स्टैंड अलोन मतलब वहां बिजली नहीं होती है और लिमिटेड आप जितना बड़ा सोलर पावर सिस्टम लगाएंगे उतना ही, और उसमें जितना बैकअप होगा वो उतनी देर उसको बैकअप देगा। वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से रैशनिंग करते हैं कि भाई मेरे को ये इंपॉर्टेंट उसमें इक्विपमेंट्स चलाने हैं, सो दैट कि मेरा कम्युनिकेशन बना रहे और सारी जगह जो भी उसके कनेक्शन है वो ऑन रहे। फोर्थ है स्टैंड अलोन हाइब्रिड सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जनरेटर भी रहता है और इलेक्ट्रिसिटी भी रहता है, सोलर रहेगा, हो सकता है विंड एनर्जी भी रहे, तो मल्टीपल उसमें कहते हैं। ये नॉर्मली बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है क्योंकि इतना कॉस्ट करने के बाद उस टावर से रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, जो सोलर पावर टेलीकॉम सेक्टर में जो काम करेगा या जो कि फायदेमंद होता है, वो है ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम विद बैटरी बैकअप। कोई इसमें कोई कंफ्यूजन या किसी को कुछ पूछना हो? नहीं, इसमें एक दो पॉइंट मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा। प्लीज। क्या है कि आज की डेट में कम्युनिकेशन इज जस्ट लाइक खून। बैकबोन है किसी भी इंसान का या कंपनी का या किसी का भी बोले। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाई आज की डेट में भले ही वो नेट हो या इंटरनेट हो या वो वर्बल कम्युनिकेशन हो, उसको तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, ठीक है। तो पहले जो होता था वायर्ड कम्युनिकेशन होता था, अभी वायरलेस कम्युनिकेशन आ चुका है। अब वायरलेस कम्युनिकेशन होने के कारण क्या है कि भाई अलग अलग लोकेशंस में ये इनका कैसे सिलेक्शन होता है, मनोज थोड़ा सा इसके बारे में मालूम, मतलब ये कैसे? हाँ, बेसिकली वही मैंने बताया कि नॉर्मली जहाँ पे पावर अवेलेबल है वहां पे बहुत ज्यादा आपके पास जहाँ पावर होगा, यानी कि वो कहीं मेट्रो सिटी होगी या कैपिटल होगा या एक अच्छी सिटी होगी जहाँ पे पावर की कंडीशन अच्छी होगी। जहाँ पावर की कंडीशन अच्छी होगी नेचुरली वहां पे प्राइस जमीन का ज्यादा होगा, तो बहुत ज्यादा टेलीकॉम जो है रेंट पे नहीं कर सकती, और इनके पास लिमिटेड एरिया होता है 1000 स्क्वायर फीट या हो सकता है उससे कम भी हो। आजकल क्या है कि पहले शेल्टर बेस्ड आते थे टेलीकॉम साइट्स, जिसके अंदर के सारे इक्विपमेंट्स IP21 होते थे, जिसको कि आप पानी में नहीं या खुले में नहीं रख सकते हो। अब आने लगे IP65, जो कि आप खुले में भी रख सकते हो, मतलब उनको थोड़ा हल्का सा उनको शेड देते हैं जिसमें वो काम करते हैं प्रॉपर। तो क्या होता है कि आपके पास एरिया जो है ये अवेलेबिलिटी नहीं होती है मेट्रो सिटीज में, तो इसलिए ये फिजिबल मेट्रो सिटीज के लिए नहीं है। सबसे ज्यादा जो फिजिबिलिटी बनती है वो बनती है रिमोट एरियाज में, या जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज बहुत हो, या बैकबोन टावर की मैं बात कर रहा था। बैकबोन टावर का मतलब है कि टू वे कम्युनिकेशन, कि जैसे दिल्ली से के और गाजियाबाद के बॉर्डर पे एक टावर लगा है जो कि दिल्ली से कम्युनिकेट करता है और गाजियाबाद को सप्लाई करता है। और अगर गाजियाबाद का दोनों के बॉर्डर पे अगर टेलीकॉम टावर
डिस्कनेक्ट हो जाता है या शट डाउन हो जाता है तो क्या होगा, गाजियाबाद में कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। वैसे बहरहाल अभी पहले तो था कि सिर्फ वायरलेस चल रहा था, अब फाइबर ऑप्टिक से भी जोड़ दिया गया, 2 वे कर दिया गया, ताकि कभी वो डाउन हो मतलब टावर बैकबोन, तो वो थ्रू फाइबर ऑप्टिक काम करता रहे, वो किसी तरह का प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। तो लेकिन फिर भी मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये रिमोट एरियाज में बहुत फिजिबल है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा कुछ साइट्स जो कि एक टाइम हम लोगों ने BSNL के लिए एक प्रोजेक्ट किया था, उसके बाद एयरटेल भी काम कर रही है उस पे, इंडस भी काम कर रही है। तो ये सारे टाइम टू टाइम धीरे धीरे अपना कन्वर्ट हो रहे हैं कि हमको जिस जगह पे बिजली की कमी है या जनरेटर चलाना ज्यादा पड़ रहा है, वहां पे सोलराइज करके वो काफी रेवेन्यू बचाते हैं। ठीक है अजीत? Next is important factors for planning solar power plant at telecom site. ये मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि साइट सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर साइट आपने किसी से आपने कमिटमेंट तो कर लिया कि जी हम लगा देंगे, बट साइट सर्वे नहीं किया और वहां पे स्पेस की कॉम्प्लिकेशन आ गई या एक्सेस की कॉम्प्लिकेशन आ गई या प्रॉपर पावर नहीं है या जिस लोकेशन में आप लगाना चाहते हैं वहां के सामने वो ट्रू साउथ में आपका कोई हाई राइज बिल्डिंग है या बहुत बड़ा पेड़ है जिसको कि आप काट नहीं सकते हैं, तो ये सारे नॉर्मली जो हम साइट सर्वे एक सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए करते हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट कट में हमें वो स्टैंडर्ड साइट सर्वे करना है जिसमें कि ये सारी चीजें जो हम किसी भी चाहे कमर्शियल हो चाहे रेजिडेंशियल जगह पे हम सोलर पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, उसके लिए जो साइट सर्वे होता है स्टैंडर्ड है। उसके अलावा हम जो साइट सर्वे करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट वर्टिकल है टेलीकॉम, वहां पे हमको पावर प्लांट डिजाइनिंग और उसका अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे क्या होता है, कम लोड होता है तो वहां पे छोटा पावर प्लांट लगाया जा सकता है, कहीं पे लोड ज्यादा होगा तो हम वहां पे बड़ा पावर प्लांट लगाएंगे। तो उसके लिए हमें डिसाइड करना पड़ता है कि भाई कैपेसिटी क्या है होनी चाहिए और वो कितने घंटे का बैकअप की इलेक्ट्रिसिटी की कंडीशन क्या है वहां पे, उसके अकॉर्डिंग हमें कैपेसिटी सोलर पावर प्लांट की और बैकअप डिजाइन करना पड़ेगा। क्योंकि आपको तो पावर अगर आपने कमिट किया, जैसे सोलर में बोलते हैं कि भाई आपको 300 डेज 5 यूनिट जनरेट करके देगा एक 1 किलोवाट, सिमिलर वे में आप किसी से कमिट करोगे कि मैं आपको ये 10 किलोवाट का पावर प्लांट लगा के दूंगा, आपको 4 घंटे बैकअप पक्का देगा। तो वो आपको डिजाइनिंग करनी पड़ेगी कि भाई उसका लोड कितना है और आप कितना एच की बैटरी लगा रहे हैं और कितना पैनल लगा रहे हैं, सो दैट कि आपका जो पूरा सिस्टम आपके कमिटमेंट पे खरा उतरे। नहीं तो क्या होगा कि आप कहीं भी आपने डेविएशन किया, ये सारी कंपनीज बड़ी होती हैं, वो पकड़ लेंगी आपको और कहीं ना कहीं लिटिगेशन में डाल देंगी। तो वो ठीक नहीं है अगर आप एक कमर्शियल काम करना चाहते हैं तो, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा आदमी काम करेगा नहीं और करना भी नहीं चाहिए। तीसरा है अप्रूवल्स, क्योंकि ये सारी कंपनी बेस्ड काम होती हैं, तो आपको बहुत ध्यान से आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे भाई मेरा ये पैनल लेआउट का क्लियरेंस लेना चाहिए कि मैं यहाँ पे अपना ये इंस्टॉल करूंगा, यहाँ खड्डा खोदूंगा, यहाँ पे अर्थिंग पिट लगाऊंगा, यहाँ पे मैं सिविल का काम करूंगा, ये इलेक्ट्रिकल वायरिंग में ऐसा करूंगा, ये डिजाइन है, ये ड्राइंग है। ये सारी चीजों का अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज कल को आपको अगर रूट चेंज कर दिया, बोला यहाँ से नहीं यहाँ से, तो वो आपका सारा केबल खराब लॉस हो जाएगा। या बोला कि नहीं जी आपने हमसे अप्रूवल नहीं लिया था, अभी तो नहीं, यहाँ से नहीं कर सकते, हमारे बूस्टर को दिक्कत हो रहा है या कुछ भी है, तो वो क्या होगा कि लेटर ऑन आपको दिक्कत नहीं आएगी ये सारे स्टेप्स, क्योंकि ये सारा प्रोसेस ओरिएंटेड काम होता है टेलीकॉम का। तो इसमें आपको अप्रूवल्स बहुत जरूरी लेना है। थर्ड होता है स्टोरेज एंड व्हीकल एक्सेस टू टेलीकॉम साइट। आपके पास ये होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी साइट करने जाएंगे और डेफिनेटली ये साइट्स रिमोट में होंगी, तो आपके पास जो भी मटेरियल लेके जाओगे, कहीं सुनसान जगह भी हो सकता है या कहीं पहाड़ी हो सकता है, जंगल हो सकता है, तो वहां पे आपके पास स्टोरेज होना चाहिए प्रॉपर, और
व्हीकल का एक्सेस होना चाहिए या मैन पावर ऐसा हो जो वहां तक साइट पे पहुंचाए। मैं आपको कुछ फोटोग्राफ्स अभी आपको शेयर कर रहा हूं मैं, जिसमें कि आप देखेंगे कि मैं एक साइट जो एक टाइम में हमने वहां पे लगाया था, ये अजित ये विजुअल है, ठीक आ रहा है आपको? वो स्क्रीन तरफ करनी पड़ेगी। सॉरी, ये अच्छा, ओके ओके ओके, ओके एवरी टाइम इसमें करना पड़ेगा। ये आया, दिखा? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये एक साइट थी, जब हम लोग काम कर रहे थे, तो ये एक साइट थी श्रीनगर में, क्योंकि वहां पे पहाड़ियां बहुत हैं, जंगल है। तो एक साइट थी, ये देखिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे साइट बहुत ही मतलब कैमल हम टाइप की थी, जहाँ पे स्पेस ही नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन क्या था कि वहां पे बहुत बैकबोन टावर लगा था, बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी बीएसएनएल के लिए। ये उनका एसएमपीएस है। ये एग्जीक्यूशन का कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ऑलमोस्ट ये साइट ऐसा था, विजुअल है आप लोग को? ठीक, ऊपर नीचे है साइट। दिख रहा है। ये तो देखो ना, ये बहुत ही मतलब अनइवन था ये एरिया। लेकिन क्या था कि लगाना था वहां पे, बहुत प्रेशर था हम लोगों को कि बहुत जल्दी इस साइट को कंप्लीट करना, कि उनका नुकसान हो रहा था बहुत। ये फिर हम लोगों ने इसको लेवलिंग कराया थोड़ा सा, उसके बाद टेस्टल वगैरह अकॉर्डिंगली हाइट के हिसाब से मैनेज किया, ड्राइंग पहले अप्रूव करा के फिर ये सारा कुछ अलाइनमेंट करके। लेकिन ये तो बिजली की तार इधर से जा रही है, हाँ तो बिजली की तारों में बिजली नहीं थी क्या? हाँ, नहीं थी, बिल्कुल थी। वहां तो ऐसे ही चलता है, जो आज की डेट में केबल होते हैं 4 केबल, उसको 2 केबल से एक्सटेंड किया होता है, वहां पे बिजली ऐसे ही चलती है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या टट्टू इस्तेमाल किए थे क्या? नहीं नहीं, सब मैन पावर, आदमी। सड़क कितना दूर था? कम से कम ये मान के चलो कि स्ट्रेट सीधी चढ़ाई थी, कम से कम 100 मीटर। अच्छा, फिर ये प्लेटफॉर्म बनाया, यहाँ पे वो बैटरी बैंक डालना था। ऊपर से व्यू, ये व्यू मतलब ऑलमोस्ट ऐसे ऊपर नीचे जमीन थी, बट लगाना था क्योंकि यहाँ पे इनका टेलीकॉम साइट बैकबोन साइट था, और आर्मी पूरा यहाँ से कंट्रोल था, आर्मी का सारा यहाँ से चलता है। ये बैटरी बैंक लगाया था हमने 2500 AH, 2500 AH की बैटरी लगाई थी, VRLA बैटरी लगाई थी। ये कनेक्शंस वगैरह हैं उसमें, ऐसे सीधी खड़ाई थी। और ये हमने विंटर्स की फोटोग्राफ्स है सेम साइट की, जब वहां पे बर्फबारी हुई थी तो हमारे साइट्स पे कोई दिक्कत नहीं आया, जनरेशन बहुत अच्छी हो रही थी। ये सेम साइट है वो, भी हमने आपको रॉ में दिखाया था। इसको तो बंद कर दें। मतलब ये साइट सिलेक्शन में क्या होता है कि आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने साइट तो ले लिया कि ठीक है जी स्टैंडर्ड साइट, बट बाद में क्या होगा कि वो कॉस्टिंग आपकी बढ़ती जाएगी, आपका मैन पावर का जो है पे एक्सपेंसेस बढ़ते जाएंगे। तो साइट सर्वे के साथ ये सारी चीजें कि भाई वहां पे एक्सेस है कि नहीं। अब चूंकि ये बीएसएनएल का पायलट प्रोजेक्ट था, तो हम लोगों को अच्छे पैसे मिले थे, तो हम लोगों ने बढ़िया से काम किया। इसमें पैसे अच्छे मिलते हैं काम करने में, क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड सोल्यूशन होता है। इसलिए स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर मटेरियल कोई भी चीज वहां से हट जाता है कहीं, तो फिर आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा उस रिमोट लोकेशन में। थर्ड है, रिमोट लोकेशन होता है तो क्या होता है कि वहां पे बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी रहने की व्यवस्था, कहीं लेट हो गया या काम खत्म करना है जल्दी, तो वहां पे रुकने की व्यवस्था होनी चाहिए, खाने को मिलना चाहिए, पानी होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, बेसिक आपको रहने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंप्लीट टूल्स लेके आपको जाना पड़ेगा उन साइट्स पे। अदरवाइज आपका अगर कोई भी एक स्क्रू ड्राइवर रह गया या कोई पाना रह गया, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप वो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर काम रोक के जाएंगे और लेके आएंगे। या केबल है आपके पास, केबल शॉर्ट पड़ गया, तो क्या होगा कि आपको पूरा काम रोक के वेट करना पड़ेगा उस काम को करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा
कि भाई आपको साइट तो ले लिया, अब उस पर काम करने के लिए मेरे को ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब साइट सर्वे हाँ। के लिए क्या मनोज सर, ये पूछ रहा था आपने, ये पॉइंट अप्रूवल्स मस्ट टेक अप्रूवल फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर लेआउट सिविल एंड इलेक्ट्रिकल डिजाइन। जो कंपनी जिसके लिए हम टावर लगा रहे हैं उनकी जो जी कॉम्पिटेंट उनसे अप्रूवल लेना है, जी मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है या जो हमको काम करना है, स्कोप ऑफ वर्क है, उसको फिक्स करना है अप्रूवल लेके, ताकि बाद में डेविएशन वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं आए कि बिल्कुल ऐसा कर दो वैसा। बिल्कुल राजवीर जी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। क्योंकि क्या ये सब क्या होता है ना कि आज हम आप तो एक एज ए वेंडर काम करेंगे, बट दे आर बाउंड विद देयर प्रोसेसेस। कल को बोलेंगे यार मैंने तो लेआउट पे साइन नहीं किया था, ऐसे नहीं ऐसे घुमाओ केबल, मेरे डिजाइन में ये नहीं था। तो उसमें एक्चुअली अप्रूवल के साथ मेरे को ऐसा समझ में आता है, मैं गवर्नमेंट में काम किया हूँ, कि उसमें एक क्लॉज और डालना चाहिए इन एडिशन, इफ देयर इज एनी डेविएशन फ्रॉम द अप्रूव्ड ड्राइंग्स एंड डॉक्यूमेंट्स, देन उसके लिए अलग से प्रोविजन होना चाहिए, फाइनेंशियल उसके अरेंजमेंट होना चाहिए। मींस कुछ भी अगर डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली होता है, तभी तो मैंने बोला कि आप बेसिक्स जो कर लेंगे ये तो स्टैंडर्ड एक। अब हर साइट पे तो आप जाके, या तो आपको अगर 10 साइटें एलोकेट किया, आपने साइट सर्वे किया, अरे साइट का लेआउट डिजाइन सब कुछ एडवांस में कर लिया, उसके बावजूद भी एक क्लॉज डाल देना है कि भाई अगर आपके कभी कभी क्या होता है लेआउट पे साइन किया, बोलता है नहीं यार ऐसे नहीं, यहाँ दिक्कत हो रहा है तो ये लेआउट चेंज करो। लेकिन आपको बोलेगा कि नहीं आप करो, मैं जो डेविएशन होगा वो आपको सेपरेट पे करूंगा। तो उसको आपको एक बिल ऑफ मटेरियल देना पड़ेगा पर यूनिट कॉस्ट, कि भाई मैं अगर केबल को रूट चेंज करता हूं तो मेरा पर मीटर इतना कॉस्ट बढ़ जाएगा, मैन डेज बढ़ता है तो मेरा इतना पैसा और बढ़ जाएगा। तो वो आपको एडवांस में करके रखना है। डेफिनेटली आपका पॉइंट जायज है ये। जी थैंक यू वेलकम वेलकम। तो ये बेसिक्स हैं। इसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें डे टू डे में आप लोग जो कर रहे हैं डिपेंड अपॉन द कस्टमर, और जो वहां पे आपका जो डिस्कशन में है उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये सारे फैक्टर्स को जरूर कवर करना चाहिए। अदरवाइज कल की डेट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं डेविएशन होने पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है साइट को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, थैंक यू। इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स जो देखने हैं साइट के ऊपर, क्योंकि हम लोग बेसिकली सोलर पावर जो लगाएंगे वो इलेक्ट्रिक से ही रिलेटेड होगा। तो वहां पे देखना है हमें कि सिंगल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो आया है सिंगल फेस आया है या 3 फेस आया है। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि हो सकता है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट वहां पे लगा रहे हैं, क्योंकि उनका जो 3 फेस कनेक्शन अगर हुआ और आपने वहां पे सिंगल फेस लगा दिया इन्वर्टर, तो क्या होगा कि आपका जो सिंक्रोनाइज नहीं होगा सिस्टम, वो लोड उनका 3 फेस पे चलेगा, आपने सिंगल फेस लगा दिया, या आपने 3 फेस लगाया उनका सिंगल फेस है, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो ये एडवांस में आपको साइट विजिट में ही इलेक्ट्रिकल कनेक्शन चेक करना है कि जी फेसेस वाइज आपको चेक करना है, सिंगल फेस हमें डिजाइन करना है या 3 फेस डिजाइन करना है। सेकेंड है उसका इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, कितने घंटे बिजली रहती है, सो दैट कि आपको बैकअप डिसाइड करने में इजी होगा। कहीं कहीं पे क्या होता है कि अगर आपको पता ही नहीं कि बिजली की कितनी देर आती है, कब आती है, पता चले आती तो है बट रात में ही आती है, दिन में नहीं आती है, तो ठीक है चलेगा, क्योंकि दिन में सोलर अवेलेबल है, रात में आती है, उसका काम चल जाएगा, आपको बहुत ज्यादा बैकअप देने की जरूरत नहीं है। बट पता चले दिन में आती है रात में नहीं आती, तो फिर आपको बड़ा सिस्टम डिजाइन करना पड़ेगा सो दैट कि 12 घंटे का आपको उसको बैकअप मिल जाए उस सिस्टम से। थर्ड इज उसका जनरेटर जो है वो सिंगल फेस है 3 फेस है, क्या कैपेसिटी है उसकी है, सो दैट कि अगर मान लीजिए सोलर इलेक्ट्रिसिटी चली गई, आपका बैकअप जो आपने स्टैंडर्ड डिजाइन किया था वो आपका बैकअप भी खत्म हो गया, फिर भी लाइट नहीं आई, और फिर जनरेटर आपको चलाना पड़ेगा, सो दैट कि कम्युनिकेशन खत्म नहीं होना चाहिए। जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वहां पे एक बार आपने इतना सारा खर्चा किया कोई भी कंपनी, तो वो आपको बोलेगी कि भाई आप ये सारे फैक्टर्स को देखते हुए मुझे 24/7 मुझे बिजली ऑन चाहिए, और मेरे को शट डाउन कभी नहीं, मतलब जीरो पावर कभी नहीं होना है। तो वो सारे भी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। उसमें और एक फैक्टर होता है, नॉर्मली हम लोग किसी भी घर की बात करते हैं, मेरे घर में 5 किलोवाट का कनेक्शन लगा है, बट होता लोड कितना है, तो उसके लिए उसी तरीके से टेलीकॉम के अंदर क्या होता है, पीक आवर्स में उसका लोड बढ़ जाता है
और एवरेज टाइम में लोड कम हो जाता है। तो ये भी बहुत ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आपने किसी एवरेज टाइम में दोपहर में गए हैं और आपने चेक किया कि यार ये तो 5 एम्पियर से ही काम चल रहा है, तो आपने 5 एम्पियर के अकॉर्डिंग डिजाइन कर लिया, नहीं, उसका हमें थोड़ा सा रीडिंग लेना पड़ेगा एक दिन का कि भाई आपका ये मैक्सिमम कितना पीक टाइम में कितना ये करंट लेता है और एवरेज टाइम में कितना लेता है, अकॉर्डिंगली आपको डिजाइन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एसएमपीएस की कैपेसिटी कितनी है। अगर कोई टेलीकॉम में होगा तो एसएमपीएस होता है, उसमें एसी टू डीसी कन्वर्जन के लिए एसएमपीएस यूज करते हैं, जो आज की डेट में बहुत सारे इक्विपमेंट्स में हम यूज करते हैं। उसमें कितने मॉड्यूल्स लगे हैं, पता चले कि वो बैटरी चार्जिंग के लिए वो उसमें मॉड्यूल्स ही नहीं है, तो फिर वो क्या होगा कि आपका सिस्टम बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। और वहां पे एग्जिस्टिंग बैटरी बैंक कितना लगा हुआ है। क्या होता है कि एग्जिस्टिंग टेलीकॉम टावर्स के अंदर हर जगह बैटरी का प्रोविजन होता है, मिनिमम एक बंदा 10 बंदा बैकअप मिले उसको। तो वो भी डिसाइड करना है कि भाई आपके पास एग्जिस्टिंग बैटरी बैंक, जैसे बिजली अवेलेबल है तो वो सोलर पावर का यूज ना करके वो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिसिटी को यूज करता है और उस बैटरी बैंक को यूज करके काम चला रहा है। जैसे वो बैटरी बैंक भी डाउन होता है तो वो आपका सोलर पावर वाली बैटरी से चालू, वो होते तो सिंक्रोनाइज्ड हैं, जिसमें भी पावर ज्यादा होगा वहां से वो कैटर करेगा लोड। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि बैटरी बैंक पता चले कि बहुत ओल्ड है और वो बेकार हो चुका और हमारी बैटरी से कनेक्टेड है, तो हमारी बैटरी को भी वो खराब करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वहां एग्जिस्टिंग बैटरी का कंडीशन जानना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपने जो सोल्यूशन लगाया, जैसे आप लोग जानते हैं कि बैटरी एक नई और एक पुरानी लगा दे तो नई वाली बैटरी भी खराब हो जाती है। कितने लोगों को ये बात पता है? मालूम है सर। हाँ, तो क्या है कि अगर पता चला एग्जिस्टिंग बैटरी बैंक के साथ ही हमने कनेक्ट कर दिया अपने सिस्टम को, तो उनकी बैटरी बैंक तो चलेगी नहीं, हमारी बैटरी बैंक की लाइफ खराब हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कि हमें देखना है। मनोज सर, जी मैं पूछता हूँ, एसएमपीएस जो अपना कैपेसिटी है वो एक्चुअली इन्वर्टर से थोड़ा बेहतर समझे, मतलब पीसीयू पावर कंडीशनिंग यूनिट से या नहीं, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली क्या है कि ये एसएमपीएस जो है, ये जो भी एसी पावर है वो इक्विपमेंट के हिसाब से, कहीं पे उसको 6 वोल्ट चाहिए, 12 वोल्ट, जितना भी चाहिए वो उसको प्रोवाइड करता है, इक्विपमेंट्स के लिए डिसाइड करता है वो, और वो वहां से कनेक्शन उसके अंदर बहुत अवेलेबिलिटी होती है। तो बेसिकली ये इन्वर्टर नहीं है, ये एसएमपीएस सिर्फ और सिर्फ अपने उनके इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए स्टैंडर्ड जो वोल्टेज चाहिए उसको मेंटेन करते हुए उनको पास ऑन करता है, दैट्स इट। एक कंप्यूटर में राजवीर सर, इसमें एक पॉइंट बताता हूँ। ये जो अपना जो अपने पीसी में ही आपने एसएमपीएस देखा होगा, आपके सामने जो लैपटॉप है, नहीं लैपटॉप में तो नहीं, मेरे डेस्कटॉप में तो एसएमपीएस का एक 500 वॉट का, 550 वॉट्स का वो रहता है जो 150 वॉट का भाई, हाँ 150 वाट। हाँ, जो मेरे घर का जो आ रहा है उसको आगे किसको 6 चाहिए, किसको 12 चाहिए, जितने हिसाब से चाहिए वो अलग अलग वायरें निकली रहती है। डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंगली कर देता है, बिल्कुल। हाँ सर, क्या कुछ बोल रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सर आगे बढ़े, राजवीर सर आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल सर, प्लीज गो अहेड। नॉर्मली मैं जो आपको ये दिखा रहा हूँ सिंगल लाइन डायग्राम, ये बेसिकली एक 5 किलोवाट का हमने जो डिजाइन किया था तब, उसमें ये सिंगल लाइन डायग्राम है। इसके अंदर हम पैनल्स को जैसे नॉर्मली हम पैनल्स को कोई भी सोलर सिस्टम डिजाइन करते हैं उसको अकॉर्डिंगली डिजाइन किया हमने कि भाई यहाँ पे इतने पैनल्स, यहाँ पे दो उसमें पैरेलल बनाएंगे और उसके बाद एजेबी से कनेक्ट करके, और हमारा ये चार्ज कंट्रोलर यूनिट हमने जो डिजाइन किया था बेसिकली एसी टू डीसी और डीसी टू एसी में कन्वर्जन में लॉसेस होते हैं। आपके पास जो पावर है वो लिमिटेड पावर है, दैट इज डीसी पावर, कि भाई 5 घंटे में और जितना वोल्टेज लगाया हमने तो उससे वो आपको चार्ज होगा बैटरी और आप उसको यूज करेंगे। तो आप जैसे नॉर्मली हम लोग घर में यूज करते हैं या जो स्टैंडर्ड है वो क्या है कि एसी पहले हम डीसी टू एसी कन्वर्ट करते हैं, पैनल से आता है वो इन्वर्टर के अंदर, फिर इन्वर्टर से हम उसको वापस भेजते हैं सिस्टम में एसएमपीएस में, और फिर वो क्या करता है, फिर 48 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। तो हमने उसको थोड़ा कम किया था और अपनी इंटरनल टीम थी हमारे पास जिसने डिजाइन किया था, वो चार्ज कंट्रोलर यूनिट बोलते हैं, सीसीयू। मैं अभी आपको फोटोग्राफ दिखाऊंगा। उसमें क्या था
कि हमने सीधे उस चार्ज कंट्रोलर को ऐसा डिजाइन किया था ताकि वो सीधे 48 वोल्ट दे आपको आउटपुट, जो कि उनके एसएमपीएस के टर्मिनल पे जाके टर्मिनेट हो जाए नेगेटिव और पॉजिटिव पे, सो दैट हमारा एसी टू डीसी और डीसी टू एसी कन्वर्जन का जो लॉसेस है वो लॉसेस बच जाए, तो हमारा बैकअप बढ़ जाएगा। तो ये हमारे जो थे, ये हमारा पैनल से एजेबी में, एजेबी से हमारा चार्ज कंट्रोलर यूनिट में आ जाता है। और उसके साथ हमारा कनेक्टेड था ये ओडीसी, बेसिकली आउटडोर कैबिनेट बोलते हैं फॉर बैटरी बैंक, जो मैंने अभी पीछे दिखाया था, अभी आगे भी दिखाऊंगा। वो कनेक्टेड था और पैरेलली वो कनेक्टेड रहता है उसके एसएमपीएस के नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल पे, सो दैट कि जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी गई तो उसको तो पावर एसएमपीएस को मिलना नहीं है, उसको सीधे सेंस करता है हमारा सिस्टम चार्ज कंट्रोलर यूनिट। वो सेंस करता है कि जी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है और ये 48 वोल्ट डीसी चाहिए इसको, एसएमपीएस को, सो दैट कि उनका लोड, सारे जो इक्विपमेंट्स हैं डीसी इक्विपमेंट्स, वो सारे रनिंग रहे। तो वो सीधे हमारा जो चार्ज कंट्रोलर और इसके बीच में कनेक्टिविटी सिंक्रोनाइजेशन रहता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी गई वो हमारे बैटरी बैंक और चार्ज कंट्रोलर से कनेक्ट होके उसको पावर देने लगता है। तो ये एक स्मॉल एक लाइन डायग्राम है, और अलग अलग लोग अलग अलग डिजाइन भी करते हैं। कुछ लोग नॉर्मली यहाँ पे एसी यूनिट लगाते हैं, जैसे आपने बताया कि पीसीयू लगाते हैं। पीसीयू लगा के भी करने के बाद क्या होगा कि एसी डीसी लॉसेस होंगे आपके। राइट। ठीक है, तो हमने उसको अवॉइड किया, हमने कहा कि लॉसेस कम करके, क्योंकि रिमोट एरिया हमें डीसी 48 वोल्ट ही चाहिए, तो हमने डिजाइनिंग किया कि 48 वोल्ट में ही हम आपको पावर दे देंगे आपके एसएमपीएस पे, ताकि आपका जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी जाती है वो ऑटोमेटिकली हमारा चार्ज कंट्रोलर यूनिट उसको सेंस करके और पावर देना शुरू कर दे। इसमें सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है कि ये हर्ट्ज पे चलती है, 50 हर्ट्ज या 50.1 या लेस देन 50। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का जो जाता है तो इसको पता चलता है जी वो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, ये अपने आप सेंस कर लेता है। हेलो, हाँ जी सर, ये खुल नहीं रहा है। इस पे लैपटॉप पे कोई सिंपल पास कोड नहीं है, इतना लंबा चौड़ा है ऐसे खजाना, कोई हमने सील तोड़नी। सर ऐसा है कि यहाँ पे 2 मिनट, हाँ, मनोज please। 2 मिनट है। यहाँ पे कोई भी पासकोड नहीं है। अभी मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि ये पासकोड कहाँ से बीच में आ गया। हमारे जितने भी बाकी लोग हैं, नहीं सर, अजीत सर, ये मैं लैपटॉप पे, मैंने हमेशा लैपटॉप पे किया। अब मैं भी लैपटॉप पे खोलना चाहता था, इस पे मोबाइल पे नहीं, कुछ पढ़ा नहीं जाता है जो भी चीज पढ़ना चाहो। ओके, सचिन बाबा, टेक्नोलॉजी हेड। हाँ जी सर, यस सर, बोलिए। कर रहा हूँ, सही बता रहा है सर वो। हाँ, सही बताए। बताओ। एक्चुअली आपके व्हाट्सएप लैपटॉप में व्हाट्सएप ये है क्या सर जी? नहीं, डाला नहीं हुआ। हाँ, मेरे पास तो है व्हाट्सएप, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है इस वक्त। नहीं, लैपटॉप में अगर कैसे काम करता है। अगर वो आपके व्हाट्सएप है ना, तो आप व्हाट्सएप पे वो लिंक ओपन डायरेक्टली कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपको वो लिंक पूरा कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो। ये लिंक है, ये आपका कोड और पासवर्ड नहीं है, ये डायरेक्टली सर ने लिंक भेजा हुआ है। नहीं, एक मिनट, मैं थोड़ा सा गाइड करूं। आप जैसे ही लिंक को ओपन करेंगे ना, तो वहां पे वो आपसे पूछेगा कि आप ज्वाइन कैसे करेंगे, गूगल से करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन होता है कि आप यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करें, या गूगल से आपके पास जीमेल का आईडी है, आप सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपना जीमेल का यूजर आईडी और पासवर्ड डालेंगे, आप कनेक्टेड हो जाएंगे। यहाँ पे ट्राई करें। अच्छा जी, ठीक है। शुरू में किया था एक्चुअली ऐसा। तो कोई अभी दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सबका रिकॉर्डिंग भी आ रही है। लेकिन ये पिछली बार भी आया था, इसको अपन ये सेशन के बाद में सॉर्ट आउट जरूर करेंगे। ठीक है सतपाल, आगे बढ़े। सर वो प्रकाश जी भी फोन किया, उनको भी नहीं, ओपन नहीं हो रहा। ठीक है। अभी मैं 3 लोग हैं, अभी इसका मैं सॉल्यूशन निकालूंगा। अपना सचिन जगताप इसका पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, ही इज ए टेक्नो मैन। चलो, हाँ स्टार्ट। ठीक है जी।
तो हम लोग ये सिंगल लाइन डायग्राम लोग नॉर्मली हम लोग अपने सोलर प्रोजेक्ट्स में भी यूज करते हैं कि एसएलडी बना के देते हैं। किसी को तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड। सर आपसे ये पूछना सर आपसे जी। ये पूछना था कि इसमें जो एक्चुअली ये सिस्टम है जो ग्रिड कनेक्टेड बैटरी सपोर्टेड है ना जी ये सिस्टम? नहीं, इसमें ये मेरा सिस्टम जो है ये मैंने हम लोगों ने जो डिजाइन किया था, दिस इज ग्रिड कनेक्टेड तो है क्योंकि ये एसएमपीएस से कनेक्टेड है। हमारा बैटरी अगर इसमें टू वे मैंने बताया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, बिजली आ रही है और सोलर नहीं है, जैसे रात के टाइम में बैटरी डिस्चार्ज हो गया किसी खुदा न खास्ता, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसी एसएमपीएस, ये जो एसएमपीएस आपको दिख रहा है राइट साइड में, मेरा ये पॉइंटर दिख रहा है आपको, ये तो एसएमपीएस है। इसी एसएमपीएस से मतलब ग्रिड कनेक्ट होगा ना, ये कहने का मतलब यस, हाँ, हमने कोई अलग से कोई एसी पावर प्लांट पीसीयू नहीं लगाया, इनके ही एसएमपीएस को कनेक्ट किया हुआ है। ये टू वे चलता है, अगर हमारे पास पावर है तो ये पावर देता है इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद, और इलेक्ट्रिसिटी के अगर नहीं है और आपका बैटरी बैंक डिस्चार्ज है तो वो यहाँ से ये चार्ज करता है। इसीलिए मैंने बोला मॉड्यूल होना चाहिए इसमें। जी ठीक है। हमने इसमें अपना पीसीयू जो है वो अवॉइड किया है। हमने बोला आपके एग्जिस्टिंग एसएमपीएस में ही मॉड्यूल्स होते हैं, बाहर निकलना है इसमें, वो आपका जो है आपके बैटरीज को चार्ज करते हैं। तो जैसे हमें 10 एम्पियर्स होता है, 20 एम्पियर्स होता है, वहां पे नॉर्मली 25 एम्पियर और 50 एम्पियर के मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है, तो और कुछ इसमें ये पूछना था, जो एसएमपीएस लगा रखा है 48 वोल्ट का, को पता है उसकी जगह से, तो ये कॉस्ट वाइज 1 to 1 है या कुछ कम ज्यादा है? आवाज कॉस्ट वाइज कट गई थी आवाज आपकी। मैं ये बोल रहा था कि ये जो एसएमपीएस लगा हुआ है 48 वोल्ट ऑपरेटेड है, जो आप एरो रखे हुए हैं, जी जी तो जी यहाँ कनेक्टेड है। अगर मेंस जब वो होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंस अगर ग्रिड गया तो ये सीधा बैटरी से ऑपरेट हो जाएगा। ओके, डे टाइम में सोलर काम बैटरी चार्ज होगी। मैं ये बोल रहा था जो एसएमपीएस को हटाया है, जो उसकी यहाँ जरूरत नहीं है, एसएमपीएस से ही काम चल रहा है, पीसीयू की जरूरत नहीं है, तो मैं बोल रहा था कॉस्ट वाइज ये लोअर साइड में आया है या मतलब देखिए, ये टाइम टू टाइम और आपकी अपनी डिजाइनिंग पे डिपेंड करता है कि आर यू एबल टू डिजाइन ए सीसीयू, चार्ज कंट्रोलर यूनिट। क्योंकि क्या है कि जिस कंपनी में मैं काम किया और जिसने ये हमने डिजाइन किया, वी हैव ए वेरी गुड टेक्निकल टीम, उन्होंने इंटरनल इन हाउस उसको डेवलप किया था। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, यू विल सरप्राइज कि कुछ भी नहीं है लेकिन है बड़ी बड़ी चीज। तो हमने इसलिए इसको अवॉइड किया कि वहां पे ऑलरेडी हमने कॉस्टिंग इसकी देखी कि भाई ये अननेसेसरी हम उसको डालेंगे, एक ऑलरेडी लगा हुआ है, तो क्या है कि सेम चीजें डबलिंग होने से डबल लॉस होगा और आपको सीधे हाँ, और सीधे आपका डीसी जो पावर आपका जो पैनल से जनरेट हो रहा है वो सीधे आपको डीसी में ही स्टोर हो जा रहा है, ओडीसी मतलब इसमें बैटरी बैंक में, तो लॉसेस खत्म हो गए। और जब आपको यहाँ से आपको सप्लाई देना है, वहां भी आपको कन्वर्ट नहीं करना कि जी एसएमपीएस को मेरे को 230 वोल्ट देना है। ठीक है सर। अच्छा है। तो ये मतलब एक बेसिकली उस दौरान बहुत सारे लोगों ने काम किया, बट हमारा सक्सेसफुल रहा क्योंकि हमारा इस मॉडल में था। बहुत सारे लोगों ने उसके अंदर अपना एक अलग से एसएमपीएस लगाया, फिर एक इन्वर्टर लगाया सो दैट वो 230 वोल्ट दे, बट सक्सेसफुल नहीं हुआ वो उनका बहुत मुश्किल से बहुत एक्सेप्टेंस मिला उनको। नहीं तो लॉसेस रीजन क्या है? लॉसेस ज्यादा होंगे, कॉम्प्लिकेट था, बड़ा सिस्टम हो गया, मतलब पहले तो सिस्टम इतना बड़ा हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा सिस्टम हो गया था, और कॉस्ट वाइज उनको जो कॉस्टिंग आनी थी वो बहुत बढ़ गया। एक तो पावर लॉस है और कॉस्ट भी ज्यादा है, तो इट इज नॉट कॉस्ट इफेक्टिव। डेफिनेटली इम्पोर्टेंट उसमें ये है कि आपका डीसी लॉसेस मतलब एसी टू डीसी और डीसी टू एसी कन्वर्जन लॉस नहीं होता, आपके पास स्टोरेज बढ़ जाती है, बैकअप बढ़ जाता है। इसी क्लास में सर की जो एक्चुअली सोलर पैनल से जो डीसी आती है, इट इज बेटर डीसी देन अगर आप उसको फर्दर एसी में डालें। एसी से अगर आपका डीसी अच्छा नहीं है तो जाते हैं, उससे भी प्रॉब्लम होता है।
लॉसेस होता है। I think- बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Thank you. वेलकम सर। ये है हमने जो डिजाइन किया था, दिस चार्ज कंट्रोल इज टोटली डिजाइन इन हाउस। तो इसके अंदर और कुछ नहीं, मतलब इस पोर्शन में आप देखेंगे कि ये जो सिंपल सा एक डब्बा है आपको दिख रहा है, ये नीचे जो लगे हुए हैं दीज आर बेसिकली एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर। उस दौरान Okay. ये 2010-11 में मॉर्निंग स्टार का आता था नंबर 1 चार्ज कंट्रोलर। तो ये एक एक जो है 50-50 एम्पियर्स के आते थे, और ये सारे हमारे कनेक्शन, और ये हमारा मास्टर मदरबोर्ड होता था, और इसमें और सारे रेक्टिफायर एंड ऑल दैट लगे होते थे, सो दैट कि ये चार्ज कंट्रोलर से ही हमारा सारा पूरा मास्टरमाइंड यही होता था हमारा। और यही एक अच्छा ऑप्शन है टेलीकॉम टावर्स पे, क्योंकि आपको डीसी सप्लाई देना है। ये Actually, in बेसिकली शॉर्ट ये समझें कि अगर जो सोलर पैनल से पावर आ रही है, मॉड्यूल से डीसी आ रही है, जी उस जी एक्चुअली 48 वोल्ट रेटेड डीसी में कन्वर्ट करना थ्रू चार्ज कंट्रोल, सिंपल टू सिंपल। और इन हमने जो केस डिजाइन किया था वो एरेज जो बनाई थी वो अकॉर्डिंगली डिजाइन किया था कि मेरे को 5 एमपीपीटी 50 एम्पियर्स पर पे मैंने कनेक्ट किया हुआ है। देखिए ये पॉजिटिव कॉमन है और नेगेटिव जो है आपको यहाँ से कनेक्ट किया अलग अलग चार्ज कंट्रोलर में। ओके इसमें हाँ एमपीपीटी में 4 जैसे है, 5 है तो 4 हमने यूज में रखा था और एक स्टैंड बाई रखे थे कि भाई रिमोट एरिया में कभी खराब होगा तो उसको एक्सचेंज करेंगे। ओके ओके। तो ये क्या है कि सर स्क्रीन नजर नहीं आ रहा है। चौथे साइड में शायद फोर्थ वन, फिफ्थ वन इज इनसाइड। कर रहा है आप इसको थोड़ा बड़ा करूं मैं? तो स्क्रीन हेलो, F5 एक्चुअली फिफ्थ नहीं दिख रहा है, ये कह रहे हैं फिफ्थ वन इज नॉट विजिबल। तो शायद साइड में है, साइड में है मतलब बस बार जो है एक्चुअली एंड तक गया हुआ है, शायद उसके साइड में वो ढक गया है। नहीं, ये जो लास्ट में है दिस इज नेगेटिव एंड ये 4 केबल्स आर पॉजिटिव। बट आपने और बोला ये- एक फिफ्थ, हाँ 3 को यूज कर रहे हैं और एक सरप्लस छोड़ रखा है, ऐसा नहीं, नहीं? 4 को यूज कर रहे हैं, 200 एम्पियर्स को यूज कर रहे हैं, 50 एम्पियर्स का यहाँ स्टैंड बाई है। ये लगा हुआ है एक एमसीसीबी एंड हर एक में एक कनेक्टेड है, सो दैट ये जो आउटपुट निकल रहा है दैट इज 200 एम्पियर्स कॉमन ज्वाइनिंग करने पे। ठीक है, but it is good idea because you have saved actually voltage drop, power loss। बस उसमें आता है जी करें इसी से, फिर वहीं यहाँ पे खड़े हों, फिर उसको करंट इतना रूट अप होके शॉर्ट कर दिया और सिंपल कर जी जी। ये इसका मतलब जो हमने डिजाइन किया था वो पर साइड पे ये फाउंडेशन बनाया था और उस पे ये बैटरी बैंक 2500 एएच की बैटरी बैंक थी। इसका हमने 48 आवर्स का ऑटोनॉमी दिया था, 2 दिन का। कि लाइट चली जाती है आपकी तो 2 दिन आपका टावर कहीं नहीं जाता, आपका रनिंग रहेगा, आपको जनरेटर चलाने की जरूरत नहीं है। ये बैटरी बैंक है, बहुत बड़े बड़े हैवी बैटरी बैंक्स थे। सर आपको ये पूछना, 2 डेज ऑटोनॉमी में अगर ये पूरी बैटरी एग्जॉस्ट हो जाएंगी तो नेक्स्ट वर्किंग डे में जो है ये कैसे चार्ज होंगी कि इट विल टेक ह्यूज एनर्जी? हाँ डेफिनेटली एक्चुअली ऐसी साइट्स पे क्या था, ये बेसिकली बीएसएनएल की श्रीनगर के रिमोट एरियाज में थे। हमने ये पैन इंडिया किया था, ये श्रीनगर में किया था, उधर आपका साउथ में भी किया था, हिमाचल प्रदेश में भी किया था। जितने भी रिमोट एरिया थे उन्होंने टेस्टिंग की थी, बहुत सक्सेसफुल रहा था ये। तो इसमें क्या है कि यहाँ पे पावर आती है तो जैसे 8-10 घंटे 12 घंटे पावर आ गई तो इनका जो एसएमपीएस में रेक्टिफायर रखा है, लगा है भाई, मतलब 2 दिन से ज्यादा तो नहीं कोई भी बर्दाश्त करेगा। लेकिन हाँ कि आपका 2 दिन के बाद जब बिजली आ जाती है या रात में किसी टाइम बिजली आती है तो वो पावर फुल पावर से वो चार्ज कर देता है बैटरी को, जितना रेक्टिफायर उनके एसएमपीएस में लगा होगा। राइट, ठीक है समझ गया।
वो 2 दिन में तो आएगी ना, कभी 4 घंटे 5 घंटे के लिए आ गई तो वो उस टाइम में बैटरी चार्ज हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल। इसके लिए हमने उसको बस ये टाइट किया हुआ था उनके पूरे टेक्निकल टीम को कि वहां पे रेक्टिफायर बोलते हैं, जो कि एसएमपीएस में होता है। रेक्टिफायर क्या होता है कि मॉड्यूल्स होते हैं, उनको लगाने से वो जितने, जैसे मुझे ये 2500 एच बैटरी चार्ज करने के लिए कम से कम 25 एम्पियर चाहिए, 250 एम्पियर चाहिए 48 वोल्ट पे। तो जो उसमें रेक्टिफायर हो कम से कम 5 लगे हों 50 एम्पियर के, 250 एम्पियर के रेक्टिफायर हो, तब वो चार्ज करेगा 10 घंटे में। ओके ओके, ठीक, गॉट इट। दैट इज आल्सो डिजाइन फिट। यस, इट इज पार्ट ऑफ डिजाइनिंग। तो ये हमारा साइट था, ये पीछे पैनल्स लगे हैं, ये है। मैं भी आपको पूरा फोटोग्राफ दिखाऊंगा। सेफ्टी मेजर्स जो इम्पोर्टेंट होता है ऐसी रिमोट एरियाज में, एक तो है कि लाइटिंग अरेस्टर होना चाहिए, ये लगा हुआ है। और ये लाइटिंग अरेस्टर टेलीकॉम साइट पे बहुत हाइट पे नहीं होना चाहिए। पहले तो अवॉइड करना चाहिए, बट हमने या लगाना पड़ता है क्योंकि उनके बिल ऑफ मटेरियल का पार्ट होता है और वो दिखना चाहिए उनको कि लगा है। नॉर्मली क्या होता है कि इनकी टेलीकॉम साइट्स की हाइट बहुत होती है, या 21 मीटर होती है, 40 मीटर 50 मीटर होती है। तो कोई भी अगर इस तरीके से लाइटनिंग होगा तो पहले उनके टावर के ऊपर जो लाइटिंग अरेस्टर है वो अरेस्ट करेगा उसको, आपके पास तक तो आएगा नहीं। बट इट इज पार्ट ऑफ डिजाइनिंग, तो एक लगाना पड़ता है ताकि वो आपका जो बिल है वो साइन करे कि भाई ठीक है सारा प्रोडक्ट लगा हुआ है। दूसरा, नॉर्मली अभी एसपीडी लोग यूज करते हैं, एसपीडी की जगह आजकल लोग मॉसफेट यूज करते हैं अपने डिजाइनिंग के अंदर, सस्ता वाला। बट उसमें अच्छे ब्रांड का जो कि अच्छा लॉन्ग लाइफ दे उसका एसपीडी यूज करना चाहिए, क्योंकि ऐसे साइट्स पे थंडरिंग होने के चांसेस हैं या शॉर्ट सर्किटिंग होने के चांसेस बहुत होते हैं। हो सकता है कोई जानवर आता कूदता फांदता है और आपका तार तोड़ता हुआ निकल जाए, कोई तार टच हो जाए, तो वहां पे लाइट ये सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस जो एसपीडी बोलते हैं वो लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये छोटी छोटी चीजें जो लोग सोलर में, इनके लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं कुछ साइट्स के फोटोग्राफ्स आपको और दिखाता हूँ। ये आप लोग को विजुअल है, ये दिख रहा है अच्छा सर? दिख रहा है ना ये? हाँ जी, हाँ जी। ये बेसिकली वही जो मैं अभी आपको पीछे साइड दिखा रहा था, उसका फाउंडेशन बनाते वक्त कहाँ से काम करना है उसका डिजाइन करते हैं। ये उसका एक्सकवेशन, उसके बाद ये पिलर फाउंडेशन, वो सेम टावर है जहाँ पे वो आदमी खड़े हैं ये सर लोग। ये तो सर एलए और एसपीडी का पिक्चर दिखा रहा है सर। अच्छा, आपको वही दिखा रहा है? एक सेकेंड, एलए आ रहा है सर। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये आया। वेरी गुड। ये बेसिकली जब इसका फाउंडेशन बनाते हैं तो उसकी भी ड्राइंग होती है। मतलब इन हर चीजों की ड्राइंग आपके पास होनी चाहिए कि भाई डेप्थ कितना लेना है, उसके डिजाइनिंग क्या है। सिविल इंजीनियर्स उनके होते हैं, वो आके कभी कभी पकड़ लेते हैं आप क्या कर रहे हो, कौन सा क्या कर रहे हो। एक्सकवेशन फाउंडेशन के लिए ये फाउंडेशन उनके बने हैं। यहाँ पे जो कैसी सॉइल है, कितना फाउंडेशन डीप चाहिए मनोज सर? ये डिपेंड करता है। अब एक्चुअली जो क्या बोलते हैं, जो हिली एरिया है यहाँ तो आप
अगर स्टैंडर्ड जो इनका 1 मीटर का जो पीडब्ल्यूडी नॉर्म्स है वो आप फॉलो कर सकते हैं। वो सॉइल टेस्टिंग के अकॉर्डिंग ही उसको डिजाइन करना पड़ता है नॉर्मली, उसी के अकॉर्डिंग करें तो ज्यादा बेटर है, आप अनुमान से नहीं करना चाहिए। बट स्टैंडर्ड उनका पीडब्ल्यूडी नॉर्म्स है जो। नहीं, मैं ये बोल रहा था कि जनरली क्या होता है कि वो जो टेंडर तैयार करते हैं उसमें एक्चुअली उनके सिविल इंजीनियर स्पेसिफाई स्कोप ऑफ वर्क जो है स्कोप है उसमें बताते होंगे कि दे शुड बी सो मच डीप एंड सो मच ऑफ नहीं, साइज उसमें नॉर्मली वो एक क्लॉज डाल सकते हैं कि एज पर सॉइल टेस्टिंग साइट टू साइट इट विल वेरी। मैं इसलिए पूछ रहा था कि इफ दे राइट एज पर सॉइल टेस्टिंग फाउंडेशन शुड बी एज पर सॉइल टेस्टिंग, तो पूरा अपने ऊपर आ गया सॉइल टेस्ट करवाइए फिर उसका वो साइज निकलवाइए या स्टैंडर्ड उसका है उसमें दिया है इस सॉइल इस टाइप की सॉइल के लिए इतना होना चाहिए, इसके लिए इतना होना डेफिनेटली चाहिए। मतलब हाँ वो बेटर होता है, क्योंकि क्या है कि जहाँ पे अच्छी साइट मिल गई, देखिए वो नुकसान देखा जाए तो डिपार्टमेंट या जो भी कस्टमर है उसको कम होता है लगाने वाले को, क्योंकि ये कम से कम 5 इयर्स के लिए आपके साथ O&M आपसे मांगेगा। तो अगर किसी इन बिटवीन अगर साइट पे कोई डैमेजेस होते हैं वो आपका लॉस है, वो उसका लॉस नहीं है। आपको पैसा तो देगा बट पकड़ेगा आप ही को। तो आपको ही ये ध्यान रखना है कि आप जो साइट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, आप जो भी काम कर रहे हो अच्छा बना हो। अब जो ये साइट हमने बनाई थी, मैं आपको नेक्स्ट दिखा रहा हूँ, इसमें जो आप देख रहे हो ये डी बना हुआ आ रहा है, इसमें उनकी डिजाइनिंग थी कि आप इसमें मेरे को डिग्रीज चेंज करने का हो फैसिलिटी। तो ये क्या है, जो डी बना है यहाँ पे एक नट बोल्ट है बीच में, इसको हम हटा के और इसको अगर थोड़ा ऊपर कर देंगे तो वो 60 की जगह 90 पे हो जाएगा, 180 पे भी कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं। ओके ओके। तो ये सारी चीजें पार्ट ऑफ डिजाइनिंग है। ये बैटरी सर बैंक ये जो पिक्चर देख रहा है सर, ये पिक्चर में तो का शायद आपका बिजली तो कनेक्शन है ही नहीं वहाँ पे। नहीं है ना, ये पोल आपको राइट साइड में दिख रहा है ना, ऊपर ये पोल है वहां पे आया हुआ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। और ये मैं आप लोगों की नॉलेज में बताऊं, ये वही पहाड़ी है जो पाकिस्तान से उधर से इन्फिल्ट्रेशन होता है, आतंकवादी इधर से आते हैं ये वही पहाड़ी है। ये बैटरी बैंक है। बेसिकली क्या होता है, बैटरी बैंक में भी फ्यूजेस वगैरह लगाने पड़ते हैं, क्योंकि 2500 AH बहुत हैवी पावर होता है, तो कोई मिस हैपनिंग होने पे फ्यूज बर्न हो जाए और आप सेफ हो रहे हैं। इसका करंट कैपेसिटी कितना है, मतलब नॉर्मल सर? किसका? ये जो आप बोल रहे थे दिस इज 48 वोल्ट इनटू सम 200 एम्पियर समथिंग, 2500 AH 4500 AH है ना उसका कैपेसिटी? 2500 AH। बट मैं ये पूछ रहा था कि 48 वोल्ट पर जो इसमें करंट मैक्सिमम ड्रॉ करते हैं, सिस्टम जब ऑपरेट करता है बैटरी का, कितना करंट ड्रॉ करता है ये पूछ रहा हूं। ये तो डिपेंड करता है आप पे। एक्चुअली क्या होता है, मैं और एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज बताऊं कि नॉर्मली ये टेलीकॉम साइट्स कहीं पे होता है कि ऑपरेटर खुद के लिए यूज करता है, कहीं पे क्या होता है जैसे अभी कोलैबोरेशन हो गया आइडिया एंड वोडाफोन, तो क्या करते हैं कि आइडिया के टावर पे वोडाफोन वाले अपना ट्रांसमीटर डालते हैं, BTS डालते हैं, अपना एंटीना लगाते हैं, तो क्या होता है करंट उसका लोड बढ़ जाता है। तो वो डिपेंड करता है कि एक सिस्टम, मतलब अगर एक टेलीकॉम ऑपरेटर अपना लगाता है तो 8 एम्पियर ले रहा है, उसने और एक एड ऑन कर दिया तो वो 16 एम्पियर लेगा। तो वो डिपेंड करता है कि कितने इक्विपमेंट्स उसके साथ कनेक्टेड है, या जिस दिन आपने डिजाइन किया था तो कितने इक्विपमेंट कनेक्टेड हैं, या फ्यूचर प्लानिंग उनकी क्या है, उसको भी ध्यान में रख के आपको करना। ऐसा थोड़ी ना है कि आज आपने एक मान लीजिए कि एक छोटा डिजाइन किया कि 500 AH बैटरी के साथ 6 घंटे का बैकअप दे दिया सिंगल ऑपरेटर पे, कल को उन्होंने और BTS और एंटीना टांग दिया उस पे, तो फिर बोले यार आपका बैकअप नहीं आ रहा, तो आप तुरंत ऑब्जेक्ट करेंगे, भाई हमने आपके इस लोड के लिए इतना बैकअप दिया था। ठीक है ना सर? नहीं वो तो सर क्लियर है, क्योंकि जो स्कोप ऑफ जो वर्क दिया है जो इसमें टेंडर में दिया है उसमें इतना इतना सिस्टम चाहिए, तो अगर उनको ज्यादा तो अपग्रेड कराना पड़ेगा आपसे किसी और से। डेफिनेटली। तो आपका सवाल क्लियर हुआ कि नहीं? जी हाँ क्लियर होगा। 8 एम्पियर होगा से शुरू होगा मेरा मतलब है। अब जो है मैं और कुछ बताना चाह रहा हूँ। अभी तक क्या था कि क्या हो रहा था कि वो शेल्टर के अंदर सारे इक्विपमेंट्स लगे रहते हैं, जो पीछे शेल्टर दिख रहा है
इसमें इक्विपमेंट लगते थे जिसको इंडोर बोलते थे, इंडोर यूनिट्स लगते थे। अभी क्या है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती गई, स्पेस की थोड़ी कांस्टेंट आने लगी, तो लोगों ने क्या किया कि डेवलपमेंट में वो अब सारी IP65 हो गए हैं। आप सीधे वो ऊपर क्या करते हैं कि 4 पिलर गाड़ के और उसके ऊपर टिन शीट डालते हैं और नीचे ओपन में ही BTS को रख देते हैं। वो कहीं भी पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और वो काम करता है। तो उसमें क्या होता है कि उसका एक तो एयर कंडीशन की जरूरत नहीं होती है, ऐसा डिजाइनिंग हो गया कि एयर कंडीशन तो पावर कंजम्पशन कम हो गया है। फिर एग्जॉस्ट की दिक्कत होती थी, ये एग्जॉस्ट भी लगा वही पावर ले रहा है, अलार्म्स लगने होते थे बहुत सारे, तो बहुत सारे पावर जो उनको पहले सरप्लस यूज करना पड़ता था अब कम हो गया है उसमें। बट उसके लिए जो IP65 में जो कंपोनेंट डालेंगे वो मतलब अगर इंडोर में रखते होंगे तो शायद उनकी जो लाइफ, क्योंकि आउटडोर में रहेंगे नहीं, वो डिजाइन ही पूरा सिस्टम ही डिजाइन अब IP65 पे कर दिया ना कि आउटडोर पे वो डिजाइन ही हैवी कर दिया है। got it that point I was trying to yes like because yeah. अच्छा मनोज, एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज ODC एंड व्हाट इज आउटडोर कैबिनेट? वो जो था वो आउटडोर कैबिनेट के लिए हमने यूज किया है ODC। ओके, जिसमें कि बैटरी बैंक एक्चुअली शेल्टर के अंदर इतना स्पेस है नहीं कि 2500 जितना बड़ा शेल्टर था, ऑलमोस्ट उतने साइज का ही, मतलब वो मान के चलो 6x6 का एरिया, वो 6 फीट लेंथ, विड्थ तो 6 फीट हाइट, उतना बड़ा वो कैबिनेट था 2500 AH बैटरी लगाने में। सर मैं ये बोला था, ये तो साइट बहुत अच्छी साइट है जहाँ पर एक्चुअली वो गर्मी और स्पेस भी है और टेम्परेचर इज ऑन मोर और लेस ऑलवेज आइडियल कंडीशंस हैं, तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। यस है ना जी, ठीक है सर। मेरा वही बोलना है कि ये जो आपकी ये टेलीकॉम साइट्स पे जो अलाउ करेगा या जिसके पास लगाएगा, जो भी लगाना चाहेगा उसके पास स्पेस होना चाहिए। आपको ये स्पेस मेट्रो सिटीज में नहीं मिलेंगी, ये मिलेंगी रिमोट में ही। और ये पर्टिकुलरली कोई भी ऑपरेटर एक्सपेंसेस तब करेगा जब उसको एडवांटेज मिलेगा, और रिमोट में उसको बिजली ना मिल रही है और उसको जनरेटर का खर्चा ज्यादा आ रहा है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए डेफिनेटली ये एक्सपेंसेस करेगा, सब्जेक्ट टू कि वहां पे थेफ्ट का केस ना हो या कोई ऐसा तोड़फोड़ ना हो उन चीजों का, तो वो बहुत फायदेमंद है उनके लिए। अच्छा मनोज, इसका कुछ कैलकुलेशन भी है कि भाई अगर मैं DG वर्सेस ये जो ऑपरेशन है, इन दोनों ROI के ऊपर कुछ है? स्टैंडर्ड है वो तो, जैसे हम किसी के भी, अगर किसी भी हम एक फैक्ट्री में बात करते हैं कि भाई मेरी फैक्ट्री में 100 किलोवाट का एक 100 kVA का जनरेटर लगा है, वो 100 kVA का जनरेटर मेरा 20 लीटर पर आवर खाता है, ठीक है, और लोड मेरा 60-50 किलोवाट का लोड है, तो मेरा जो, अगर मैं सोलर लगाता हूँ 50 किलोवाट और मेरे को 200 यूनिट वो पर डे जनरेट करके देता है, उस कॉस्ट को ले लें और मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे को 4 घंटे बिजली चली जाती है तो जनरेटर चलाना पड़ता है। वो कॉस्ट एनालिसिस जैसे हम स्टैंडर्ड करते हैं सेम वे में ये भी है। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉस्ट पे आदमी इसलिए नहीं जाता है, दो चीजें, एक इलेक्ट्रिसिटी की अनसर्टेनिटी रहती है कि बिजली कब आएगी कब जाएगी, दूसरा आपको जनरेटर जो चलाएंगे उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत होता है कि जी आपको वो हर महीने या 2 महीने में जितना रन किया उसको मेंटेनेंस है, उसमें 4-5 हजार रुपए खर्चा आता है। एवरी 2 दिन 3 दिन में डीजल फिलिंग के लिए बंदा जाएगा। अब वो साइट 50 किलोमीटर है सिटी से, या किसी ऑपरेटर को दोगे तो वो आपका जो 80 रुपए लीटर डीजल है वो 100 रुपए लीटर आपसे चार्ज करता है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आदमी कहता है कि यार हम उतने पैसे वहां देने की बजाय हम अगर सोलर पावर प्लांट लगा लेंगे तो हमें अपना जनरेशन कम से कम एक स्टैंडर्ड 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा के लिए हम मेंटेन कर सकते। तो वहां पे कॉस्ट एनालिसिस वैसे करेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिटेबल लगेगा और डिपेंडेंसी नहीं है। अगर सिस्टम वीकली या मंथली आदमी कोई भी वहां जाता है या क्वार्टरली जाता है, देख के क्या आता है कि भाई ठीक है मेरा सारा सिस्टम ठीक चल रहा है, तो बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी, जैसे नॉर्मल हम कोई भी सोलर पावर सिस्टम लगाते हैं। नहीं इसमें अच्छा, आज की डेट में इसमें ये जो अपन ये 2 वोल्ट्स की बैटरी दे रहे हैं, तो आज के मैन्युफैक्चरर्स कितने हैं अपने इंडिया में? 2-3 3-4 जो है
हाँ 3-4 हैं, और अब तो धीरे धीरे डे बाय डे अगर देखा जाए तो लोग लिथियम बैटरीज की तरफ भी स्विच कर रहे हैं। लोग टेक्नोलॉजी वाइज उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अब तो टेलीकॉम साइज बड़ा होता है VRLA और SMF 2 वोल्ट बैटरीज का, तो उसको कहीं ना कहीं लिथियम बैटरी चेंज ओवर में है, स्विचिंग हो रहा है कि अब टेलीकॉम साइट्स के अंदर भी लोग जो है लिथियम बैटरीज डाल रहे हैं। तो आने वाले टाइम के तो आज अंदर की डेट में कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है इसको? इसमें एक्साइड भी करती है, HBL भी करती है, सदर तो बात हो गई है, NED करती है, अमर राजा, अमर राजा भी करती है। तो सदन? मेजर ये कंपनीज हैं जो कि अच्छी बैटरीज बना के देती हैं। सदन चालू है, बंद हो गई? सदन तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग पे ही है, उसके कुछ इश्यूज थे इंटरनल। ओके जी, तो ये बेसिकली ऐसा इसमें सर जो ये अभी ये बाहर बैटरी रखी है 2500 AH की, तो इसमें जो बहुत बड़ा डर रहता है चोरी होने का। सर 80 kg का एक बैटरी होता है, मैं आपको कोई फोटोग्राफ दिखाऊंगा 80 kg का। आम आदमी से उठेगा नहीं, और जिसके पैर पे गिर गया वो वही लंगड़ा हो जाएगा। इतना हैवी बैटरीज है। हाँ, पंजाब में जैसे है, चोरों के लिए कुछ भी नहीं है। फोर्थ फ्लोर से जो एक सेल मान लो, एक सेल तो चलो पैरेलल में डाल के बढ़ाते हैं, एक सेल मान लो 40 kg का है जो भी है, उसको नहीं पैरेलल हाँ, में डाल के अलग बढ़ा अलग लेते वेट है, 60 kg 80 हैं। kg। यहाँ तो फोर्थ फ्लोर से नीचे गिरा के उसको ले जाता है, उसने कौन सा देखना है कि डैमेज हाँ, हो गया, जहाँ उसके ये लिए तो बिल्कुल लेडी सही है। है आपकी बात कि उसको तो कबाड़ में बेचना, वो ठीक हो खराब, उसको तो पर केजी वेट के हिसाब से मिल जाएगा। नहीं जी नहीं, देखिए वो तो सर हमको आपके अपने लेवल पे श्योर करना पड़ेगा कि ये घटित नहीं है, ये पार्ट ऑफ होल बिजनेस है। वी हैव टू हैव सम सिस्टम टू प्रोटेक्ट ऑल दैट। एक बात नॉर्मली अब डे टू डे में बहुत सारे लोग अब कैमरा भी लगा दे रहे हैं, प्लस नॉर्मली गार्ड्स होते हैं इन साइट्स पे, जो बड़ी साइट्स होती हैं उन पे गार्ड्स होते हैं कि वो साइट्स बंद ना हो। हाँ, गार्ड के साथ मिलके, और चोरों को तो कोई रोक नहीं सका है, तो उसके लिए तो देखिए ये तो ओकेशनल है आपके खर्चे कि क्या हो सकता है। लेकिन हाँ, नॉर्मली चोरियां नहीं होती हैं इतना जल्दी। ये जो इक्विपमेंट्स है उसको भी डर होता है कि साला मैं खोलने गया और ये 2500 AH का करंट अगर लग गया मुझे, तो 2 मिनट में चूस के रख देगा उसको। वो थोड़ा हेलो चांसेस कम होता है। जी जी सर, एक क्वेश्चन था कि ये जो हम लोग अभी ये सिस्टम भी लगाते हैं, डीजी भी कनेक्टेड होता है और ग्रिड भी कनेक्टेड होता है, तो जी। ओवरऑल इसका जो मतलब पर्पज है कि ओनली फॉर पावर बैकअप, और इसमें कुछ पावर सेविंग के लिए भी होता है कि कुछ टाइम के लिए, मतलब डेली अगर काफी दिन पावर ना चली जाए, एक हफ्ता अगर 15 दिन, तो जो भी बैटरी अगर फुल चार्ज होती है तो एक्सेस ऑफ पावर जनरेटर जो सोलर थ्रू होता है, तो उसके थ्रू डायरेक्टली चले हमारा सिस्टम, जो सिस्टम है, या ओनली जी। फॉर पावर बैकअप? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए नॉर्मली सभी लोग सोलर से है तो ये जानते होंगे कि एक पैनल को स्टैंड अलोन खड़ा कर दो धूप में और उसमें कोई लोड नहीं डालो तो वो जनरेट नहीं करता है, पता है? जी जी, जब तक लोड नहीं डालेंगे वो चलेगा नहीं, ठीक है? राइट। अब मेरा ये जो सिस्टम डिजाइन, या आप और हम जो भी करेंगे डिजाइन, उसमें लोड रहेगा तो सिस्टम जनरेट करेगा। अब लोड इसमें दो है, एक लोड है पैनल के लिए जो डीसी पावर जनरेट करता है, उसको लोड क्या दिखेगा? एक दिखेगा कि बैटरी बैंक मेरा एम्प्टी है, मेरे को चार्ज करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी वो होगी। सेकंड प्रायोरिटी होगी कि मेरा लोड है, भाई मेरा 48 वोल्ट का एसएमपीएस चल रहा है ना, सारे इक्विपमेंट चल रहे हैं, तो क्या है मेरा पैरेलल लोड भी हो रहा, चल रहा है, आपका सारे इक्विपमेंट भी चल रहे हैं और आपका बैटरी बैंक भी चार्ज हो रहा है। लेकिन आप बोल रहे हैं कि बैटरी बैंक फुल हो गया तो क्या होगा? तो अगर हम समझें कि एक घड़ा है, उसमें हम एक ग्लास पानी डालें और एक ग्लास निकाल लें, तो क्या होगा? वो घड़ा तो उतना ही भरा रहेगा। तो हमारा ये जो सिस्टम आपको जो दिख रहा है ना, ये सामने विजुअल, इसमें क्या है, ये सिस्टम ऐसा डिजाइंड है कि आपका पैरेलल, आप ये माने कि जो आपका सोलर पावर जनरेट हो रहा है वो बैटरी में जा रहा है और बैटरी से वो एसएमपीएस में जा रहा है और आपका सारा लोड चल रहा है। या तो ऐसे मान लें, या सोचें कि यहाँ तक पैरेलल कनेक्टेड है, जो लोड आ रहा, जो जनरेट हो रहा है वो सीधे लोड पे चला जा रहा है। तो मेरा अपना आज तक का मानना है कि अगर जहां लोड है वो पावर वहीं डाइवर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली।
अजीत जी मैं सही बोल रहा हूँ? बराबर है भाई, अजय जी है नहीं? नहीं नहीं हूँ जरा इसके बाद सोच रहे हैं। क्योंकि डीसी तो अपना काम तब करे, मतलब सोलर पावर सोलर पैनल तो तब काम करेगा जब उसको लोड कहीं कनेक्टेड होगा। ये तो तो है। आपका लोड है एक तो बैटरी बैंक फुल चार्ज है, तो आपका जो लोड कनेक्टेड है एसएमपीएस से, जो भी इक्विपमेंट्स कनेक्टेड है वो सारा लोड पे चला जाएगा। वो आपका पैरेलल सचिन यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान में रखने वाली बात है, ये जितनी भी लोकेशंस हैं ये सब क्रिटिकल लोड में आते हैं। तो अपन ऑनलाइन यूपीएस वाला हिसाब किताब रहता है ना, यस सर, ये यहाँ से वो जाए या वहां से जाए या कहीं से भी जाए, ग्रिड से जाए, डीजी से जाए या वो ऑनलाइन यूपीएस की तरह चलता है। ये यहाँ पे ऐसा नहीं, स्विच ओवर वाला हिसाब किताब ज्यादा नहीं रखते ये लोग। वो पैरेलल कनेक्टेड है, सिंक्रोनाइज्ड रहता है। जैसे वो लाइट गया वो अपनी बैटरी यूज करेगा या हमारी बैटरी यूज करेगा, और अगर दिन का टाइम है बैटरी फुल हो गया तो वो लोड पे चला जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा। ये सेम साइट है जो विंटर्स का है। नहीं, मैं ऐसा समझता हूँ कि एक्चुअली प्रायोरिटी सिस्टम को चलाना है बाय ऑल मींस। नहीं, सिस्टम को चलाना नहीं है। मेन पर्पस जो है, जो भी जनरेट कर रहा है, सोलर सिस्टम जनरेट कर रहा है, वो कंजम्पशन हो रहा है। कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो स्टोरेज हो रहा है। नहीं, जितना भी नहीं है नहीं ना, सर, उसका पावर सर मेरा क्वेश्चन क्या कंज्यूम था हो रहा जो है। आपने सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जो डिजाइन किया है उसमें प्रायोरिटी कैसी सेट की है, वो मैं जानना था सर। हाँ नहीं, डेफिनेटली देखिए प्रायोरिटी उसमें हमेशा रहेगी कि बैटरी बैंक को चार्ज करना है, सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी उसकी अवेलेबल नहीं है। अगर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो पहले बैटरी को चार्ज करेगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो आपको बैकअप भी दे रहा है उस वक्त, तो उसी वक्त चार्ज भी हो रहा है। आप चाहे बोलिए कि मेरा बैटरी चार्ज हो रहा और वहां से चार्ज बैटरी से मैं पावर ले रहा हूँ, या समझिए कि सीधे जो जनरेट हो रहा है वो सीधे लोड पे जा रहा है। राइट, ये जो आपका सिस्टम है ये ऑनलाइन सिस्टम है, राइट? सो हमेशा इट्स कनेक्टेड टू बैटरी, राइट? सो बैटरी चार्जिंग के लिए दो सोर्स है अपने, एक तो ग्रिड सोर्स है एंड सेकेंडरी सोलर सोर्स है। सोलर सोर्स है, बिल्कुल राइट। सो यही बोला कि बैटरी अगर चार्ज करना है तो ये सोलर प्रायोरिटी देगा कि ग्रिड देगा कि वो? नहीं, देखिए मैं वही बता रहा हूँ कि अगर दिन के टाइम में सोलर अवेलेबल है और बिजली भी अवेलेबल है तो क्या होगा, आपका जो सिस्टम जो रन कर रहा होगा वो रन करेगा इलेक्ट्रिसिटी पे, वो सिस्टम आपका रन करेगा इलेक्ट्रिसिटी पे। सचिन मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ, अब इसमें कंफ्यूजन मत करो। देखो दिन के वक्त है, दिन के वक्त है, बिजली का एक वोल्टेज लेवल आ रहा है, यस सर, और सोलर का एक आ रहा है, तो वो हमेशा आप भी जानते हो सोलर से जो निकलेगा वो एज कम्पेयर टू क्या मतलब कि बाय डिफॉल्ट वो अपना नहीं अजित मैं बता दूं यहाँ पे क्या होता है, 50 हर्ट्ज पे काम करता है ये आपका इक्विपमेंट्स नॉर्मली। दैट इज 50 हर्ट्ज, तो वो हो गया यार उसका वो क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी है, ये तो इंडियन स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी है, वो तो नेशनल लेवल पे है उसका। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि 50 हर्ट्ज पे जैसे ही वो हमने जो चार्ज कंट्रोलर डिजाइन किया था या जो भी करें, वो डिजाइन ऐसा करता है, सेंस कर लेता है कि जी वहां पे बिजली चली गई है तो हमको पावर देना है। हाँ ओके। तो बट वो जो सिस्टम आपने जो डिजाइन किया, वो जो आप पावर कंट्रोल चार्ज की बात कर रहे हैं सर, वो दैट्स फॉर एसी अगर फेल हो गया, मतलब अल्टरनेटिव करंट अगर फेल हो गया तो डीसी थ्रू डायरेक्टली कनेक्टेड होगा आपके बैटरी बैंक थ्रू। बिल्कुल राइट। तो बट ये आपने जो डिजाइन बता दिया कि ये ओनली डीसी टू डीसी है, नॉट ओनली एसी टू डीसी, डीसी टू एसी। हाँ। तो ये थोड़ा मतलब कैसे ये होता है, इसीलिए हम लोग पूछ रहे हैं प्रायोरिटी कैसे सेट करते हैं। अगर जैसे हम लोग कन्वर्शन और रिकन्वर्शन में लॉसेज होंगे। हाँ वो तो है, हमें अवेलेबल है, डीसी हमें यूज करनी है तो बैटरी चार्जिंग के लिए डीसी कर लेता है, और सीसीयू तो ये है कि डीसी टू डीसी रिड्यूस करना है या लेवल पे लाना है, वो उस काम के लिए यूज हो रहा है। जो हमारा ये जो चार्ज सतपाल साहब एकदम सही, सचिन समझे क्या सतपाल साहब ने क्या बोला? हाँ जी इनके जो एसएमपीएस बता दिए, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई जो है, वो तो बहुत कनेक्शन है उसको, एक तो ग्रिड का कनेक्शन है और दूसरा वाला अपना डीसी कनेक्शन है। बिल्कुल 48 वोल्ट पे उसका जहां से उसका आउटपुट है करेक्ट कनेक्ट है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी लेके एसएमपीएस और 48 वोल्ट कन्वर्ट करता है।
ठीक है। राइट और राइट। उसके बाद इंटरनल उसमें रेक्टिफायर होते हैं जो आगे सप्लाई देते हैं अपने सिस्टम। हाँ करेक्ट, मतलब इसका मीनिंग है कि ये जो प्रायोरिटी ग्रिड को ही देगा, अगर ग्रिड को ही प्रायोरिटी देगा। जो सिस्टम डिजाइन किया, दिस इज बैकअप सिस्टम। करेक्ट करेक्ट, नॉट priority ओनली तो देगा, लेकिन अगर सोलर जनरेट कर रहा है उसको ऐसे थोड़ी छोड़ थोड़ी देना है, जब बेस थोड़ी करना है। नहीं नहीं सोलर नहीं सिस्टम ही उतने का डिजाइन किया है कि वो अगर सारा कुछ आ रहा है तो सोलर वेस्टेज ना हो, जितनी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो बैटरी को चार्ज करे चाहे लोड को रन करे, तो वेस्ट नहीं उसको करना है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इतना इक्विपमेंट पे जो है इन्वेस्ट करके उसको ऐसे थोड़ी कि वेस्ट ही जाने देना है। वो कुछ ना कुछ तो जो भी निकल रहा है वो यूज करना है, यूटिलाइजेशन तो करना ही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो यूटिलाइजेशन में आना चाहिए। वो इसमें डिजाइनिंग actually- ऐसी ही है बेसिकली। मनोज सर, इसमें जो पॉइंट बहुत साफ सुथरा क्लियर है कि इनिशियली जो एक्चुअली सोलर नहीं था तो उस वक्त ग्रिड हुआ करता था और डीजल होता था। ओके, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसको डीजल को रिप्लेस किया है क्योंकि उसका रिकरिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, और सोलर टाइम है। ओके, जो डीजल करता था वो इसको करता है, वो बेसिकली पहले वो बैटरी को चार्ज करेगा, मीन्स अब अवेलेबल है तो सिस्टम चलेगा उससे, क्योंकि प्रायोरिटी एक सिस्टम चलाना है, और बिल्कुल। दूसरा इनकेस चला गया तो वो लोड को भी मैनेज करेगा और बैटरी को तो चार्ज करेगा। सिंपल टू सिंपल ये है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और चूंकि लोड इतना नहीं है जितना मेरा पावर जनरेट हो रहा है, अगर टू आपने डेज का जो ऑटोनॉमी दिया है उससे ये है कि जो बैटरी का सिस्टम है वो काफी बड़ा है, 2 दिन के लिए पर्याप्त है, मतलब होगा अगर मान लो इन केस ग्रिड नहीं रहे तो। वो प्रायोरिटी ये है कि अगर बैटरी चार्ज हो जाती है अच्छे से तो सिस्टम तो अपने से ही चलता रहेगा। तो प्रायोरिटी इज फॉर बैटरी। ग्रिड अवेलेबल है, ओके, नहीं है तो बैटरी पे स्विच ओवर हो जाएगा और रिप्लेस। तो ये जो पॉइंट है सिंपल टू सिंपल ऐसा समझ रहा। क्लियर? हेलो हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्लियर है, क्लियर, ओके। मतलब ये है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट, वो सतपाल साहब, आप तो बैटरी लाइन से ही हो ना सर? नहीं, मैं तो टेलीकॉम सेक्टर में हूँ ना, तो ये तो आइडिया है सारा मुझे। अरे तो फिर ये तो फिर हमने शुरुआत में ही पूछा था टेलीकॉम सेक्टर में कौन था? हाँ तभी ये वो कनेक्ट नहीं हुए थे। मेरा तो लिंक ही नहीं हो रहा था, मोबाइल पे मैं पसंद नहीं करता, लैपटॉप पे चलता नहीं था, तो मैं अच्छा, अभी चाय हुआ वाय कि पीनी नहीं शुरू हुआ? कर दी तब। अभी मसला सॉल्व हुआ कि? अब तो लैपटॉप पे हूँ। ओके, चलिए ठीक है। तो सर अपनी तरफ से कुछ बताइए, हैं कि आपने अगर इसमें काम किया है तो क्या क्या? अभी जैसे सिंपल एग्जांपल है, मान लो एक बीटीएस है, बीटीएस जैसे टावर है, एक सिंपल टावर है जैसे घरों के पास में लगा है, वो वहां पे जनरली 10 किलो वाट का लोड होता है। 10 किलो वाट का कनेक्शन लेते हैं, 12 किलो वाट का। तो जी जी। उसके ऊपर जनरली कितने किलो वाट का हमारा जो है सिस्टम डिजाइन है, जो सोलर सिस्टम लगाया है। हाँ, इसमें देखिए क्या है, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है सोलर के लिए। एक कि आपका जो साइट का जो साउथ, ट्रू साउथ हो वो क्लियर होना चाहिए, कोई ऑब्स्टिकल नहीं होना चाहिए, और कोई हाई राइज बिल्डिंग ना हो, या कोई पेड़ ऐसा ना हो कि आज आपने लगाया 3 साल में वो पेड़ इतना बड़ा हो गया कि वो आपके पूरे शेडो कर रहा है। तो शेडो फ्री एरिया होना चाहिए नेक्स्ट 20-25 साल के लिए, तभी आप वहां पे लगाएं। और मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, टेलीकॉम साइट्स पे इतना एरिया स्पेस नहीं होता है नॉर्मली। जो आज की डेट में एयरटेल, इंडस और वोडाफोन ये जो एक्वायर करती है, वो मिनिमम स्पेस में यूज कर रही हैं। ठीक बोल रहा हूँ सतपाल जी? पार्डन सर? मैंने बोला कि इतना एरिया अवेलेबल नहीं होता है जो हम सिटीज में देखते हैं कि वहां पे बहुत एकोमोडेट किया जाए, क्योंकि आपका एक पैनल का साइज ही, जो अगर 350 वाट बोले या 330 वाट बोले, उसका एक लेंथ और विड्थ ही मान के चलिए कि 6 फीट बाई 3 फीट का होता है। अब आपका उस पे हाँ जी आपके हाँ पास जी, वो वहां पे जो उसका रेंटल जो भी किराया है, जितने भी जी स्पेस का किराया है, वो प्रॉफिट में रहेगा, जब वायबल हो तभी उसका फायदा रहेगा। बिल्कुल नहीं, वायबिलिटी तो देखिए वहां पे स्पेस अवेलेबल होना, और उसके बाद वहां पे जो डिजाइनिंग है वहां पे कि किस तरीके से, अगर एसी टू डीसी, डीसी टू एसी करेंगे तो लॉसेस ज्यादा होगा। अगर कोई चार्ज कंट्रोलर डिजाइन कर लेता है और सीधे एसएमपीएस में करंट देता है, तो मेरे ख्याल से अगर सिंगल बीटीएस लगा है तो मेरे ख्याल से
अगर 4-5 किलोवाट का भी अगर लोड चलाता है, आई मीन सिस्टम लगाता है वहां पे, तो सफिशियंट है, उसको एक दिन की ऑटोनॉमी तो मिल जाएगी उससे। यस सर, यस जी सर नॉर्मली सर एक टावर में एक ही सिस्टम होगा तो मैक्सिमम कितना उनको एक वन टाइम में आपको पावर उनको चाहिए सर? नहीं, मैं एग्जैक्टली आज की डेट का थोड़ा सा अभी मेरा प्रोफाइल चेंज है, तो एग्जैक्टली टेलीकॉम का नहीं बता सकता। रीजन मैं बताऊं आपको कि आजकल माइक्रो ट्रांसमीटर्स आ गए हैं, जो पहले हैवी इक्विपमेंट्स लगते थे शेल्टर के अंदर, अब उसको कन्वर्ट करके टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। वो अब आप लोग कभी भी पहले देखे होंगे कि छतों पे शेल्टर एक प्लास्टिक का या बोले फाइबर का एक बॉक्स टाइप का रखा होता था, जिसमें कि सारे इक्विपमेंट रखते थे। अब वो सारा हटा के ओपन एक सिंपल एक पैड बनाते हैं, उसके ऊपर सारे इक्विपमेंट्स रख के उसके ऊपर टिन की चद्दर, जो इंडस्ट्रियल टिन आती है शेड, उस पे डाल के, और वो सारा काम उससे चलता है। तो उससे क्या होता है, एक तो पावर का उनका कंजम्पशन कम होता जा रहा है डे बाय डे। तो वो आज की डेट में चेक करना पड़ेगा कि एक साइट पे एक ही बीडीएस या एक ही ऑपरेटर काम कर रहा है अपना, या मल्टीपल ऑपरेटर है। वो डिपेंड उस पे करता है लोड आपका। ठीक है सर, ठीक है मनोज सर। राइट सर। ओके सर। अजीत सर, अजीत सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ आगे बढ़ाइए। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? हाँ अभी 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 मनोज सर किसमें स्विच ये ओवर कर रहे सिस्टम के कॉस्ट का जानना था, कॉस्ट कितना रहता है, जैसे दूसरा है वैसे ही है या कम है, कैसे है? नहीं देखिए, दो चीजें हैं तो इसमें। इन्वर्टर लगता है तो महंगा होता है, तो जी सीसीयू और कंपैरिजन क्या है उसमें नहीं, पर सीसीयू किलोवाट? बेसिकली, सीसीयू जो है वो देखिए, कोई एक पहली चीज है कि टेलीकॉम में आप काम करना चाहेंगे तो किसी एक साइट के लिए आप नहीं बात कर सकते हैं। वहां पे कम से कम आपको एक जिम्मेदारी लेनी होगी कि मैं आपके 100 साइट 50 साइट रिमोट एरियाज को मैं पावराइज कर सकता हूं, और ये इसका कॉस्ट आएगा। और ये आपका एनुअल या 5 साल में ये आपका आरओआई आ जाएगा, उसके बाद ये आपको एडवांटेजेस होंगे। तो वो एक थोड़ा सा बड़ा काम है। इसके लिए पूरी एक टेक्निकल टीम होनी चाहिए, जो कि चार्ज कंट्रोलर सीसीयू को बनाने की कैपेसिटी रखती हो, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज नहीं है, बट लॉजिकल चीजें हैं। आप सभी लोग टेक्निकल हैं, तो लॉजिकल चीज है, उस लॉजिक को कैसे इंप्लीमेंट करना है, दैट इज मतलब वो थोड़ा सा वो टेक्निकल लोगों का ही काम है। हम कॉमन लोग उस चीज को नहीं कर सकते। तो उसमें होना चाहिए कि आपकी टीम के अंदर कोई टेक्निकल आदमी जो कि इसको डिजाइन कर सके सीसीयू। अदरवाइज तो ये चूंकि हम ही लोग सिर्फ इसको डिजाइन किए थे और लगाए थे और चल रहा है आज भी। इनफैक्ट आज भी मैं उस फील्ड में नहीं हूँ, या उस फील्ड से थोड़ा सा लेफ्ट राइट हूँ, लेकिन मैं अगर बात करता हूँ तो ये साइट्स 10-11 में लगी हुई हैं, आज भी काम कर रही हैं साइट्स ये रिमोट एरियाज में। तो मनोज सर प्राइस, आपने, हेलो, मैं ये बोला था आपने स्विच ओवर कर दिया, दूसरे एरिया में चले गए नहीं और नहीं, आपके वो तो हाँ सोलर में ही हूँ, बट टेलीकॉम वाला काम नहीं करते हैं, चूंकि कंपनी का थोड़ा नॉर्म्स है कि हम प्रोजेक्ट वर्क नहीं करेंगे। नहीं वो ठीक है, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा था कि आपने बहुत सारे इंस्टॉल किए हैं सिस्टम, तो अब उनका जो देखना है मेंटेनेंस का है, वो आपके पास ही है, अभी आप ही देख कर रहे हैं? नहीं, उसका जो एक 5 इयर्स का था हमारा O&M, हमने 5 इयर्स करके हैंडओवर कर दिया था उनको। ओके। अभी यहाँ कुछ साइट्स हमारी ऐसी भी हैं जहाँ पे जैसे कोई बाहर का ऑपरेटर है, जी वो जनरेट करके देता है बिजली, तो ऐसे सीधी वो परचेज कर लेता है जो भी हम ऑपरेटर हैं। तो जैसे वो 3 रुपए किलोवाट देता है, जी जी। तो एक्चुअली जो डिस्कॉम है वो देता है 7 रुपए से लेके 10 रुपए के बीच में। हाँ, वो तो कमर्शियल रेट जो भी आपका एग्जिस्टिंग है वो चार्ज तो करेगा। वो हमने अपनी जगह दी है, उससे हाँ, वो जगह का जो है छत है खाली ऊपर, वो जगह दे दी है, बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जहाँ वही पे मैं कह रहा हूँ कि बड़ी देखिए, बिल्डिंग है। जैसे अगर आप एक 5 किलोवाट का सिंपल सा कैलकुलेशन करेंगे, 5 किलोवाट का आपने मान लीजिए ग्रिड टाई वहां पे सिस्टम, और तो कोई सिस्टम लगा नहीं सकते हैं। अगर बैकअप मानता है वो, तो आप ये ऑफ ग्रिड लगाएंगे या हाइब्रिड लगाएंगे वहां पे।
क्योंकि आप एक्सपोर्ट तो करना नहीं है, आपको एक्सपोर्ट कर भी नहीं पाएंगे टेलीकॉम साइट्स के ऊपर, क्योंकि उसका अपना ही लोड इतना रहता है कि आप एक्सपोर्ट कब करेंगे, बैटरी बैंक लगाएंगे। तो वो आप जो डिजाइनिंग करते हैं उसकी आरओआई कितने साल में आती है, अकॉर्डिंगली आपको प्राइस रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन उसी पे बेस्ड होता है सारा। जी सतपाल जी। कोई क्वेश्चन? यस सर। एनी मोर क्वेश्चंस? बालकृष्ण बग्गा, हेमंत टोपी जी, खान साहब, कोई क्वेश्चन? खान साहब आज दिख नहीं रहे हैं, क्या बात है खान साहब? हेलो हेलो मनोज सर। हाँ जी सर। मेरा एक क्वेश्चन था, आप जो वहाँ पे वो पैनल का जो बोले थे डी टाइप का जो डिजाइन किए हैं, हाँ सर उसका थोड़ा सा डिटेल्स फोटो वहाँ पे शेयर करेंगे, देखना चाहता हूँ, या तो इसका डिजाइन के बारे में मेरे को भी किस चीज का, इम्प्लीमेंट किस करना है चीज इस का? टाइप का। तो बिल्ड कर मनोज सर, बिल्ड वो कर सकते हैं आप। स्ट्रक्चर, मनोज सुनना, वो स्ट्रक्चर था ना वो डी टाइप, अपन सी हाँ डी टाइप, जिससे कि अपन अलग अलग सीजन में अलग अलग निकल करते थे। अच्छा, टिल्ट हाँ, एंगल्स वो, के लिए। हाँ, एक सेकंड वो वाला। मैं कुछ दिखाता हूँ आपको, जो हमने स्टोरेज किया था वहां से आपको ज्यादा विजुअल अच्छा दिखेगा, वहां तो लगा हुआ है। ठीक है। संजय, ये डिजाइन है ना, हाँ ये सर। आज की डेट में ग्राउंड माउंटेड जो मेगावाट लेवल के प्रोजेक्ट्स है ना, उसके अंदर भी होता है। ये जैसे है, ये सी टाइप है, तो ये सी टाइप की जगह आज की डेट में एक जस्ट एक एंगल और दे देते हैं, और उसमें 3 स्लॉट दे देते हैं, एक गर्मी के अच्छा लिए, अच्छा। एक सर्दी के लिए, और एक नॉर्मल, और वो नट बोल्टिंग पे फंस जाता है। तो ये जो था, हाँ ये डिजाइन एक्चुअली बीएसएनएल का ही था। हाँ, और ये सब जगह, हाँ। मतलब कि हम लोगों ने भी इस पे ही काम किया था, लेकिन तो इसमें सर ये मिल सकता है ये स्ट्रक्चर सर? क्यों नहीं मिल सकता? बिल्कुल मिल लेकिन ये जाएगा। लेकिन ये आउटडेटेड है स्ट्रक्चर। अभी वो जो अपना वो तौर साहब आए थे ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो उनसे अगर आप पूछोगे कि सर मेरे को सीजनल टिल्ट मेरे को वो दे दो स्ट्रक्चर, तो वो दे देंगे। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ये। मैं आने थोड़ा दे, सा हाँ ये, आगे दिख रहा है। हाँ ये 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 लेफ्ट है। हाँ, ये पोर्शन जो है, इसमें हर 5 डिग्री पे वो है, नट बोल्ट, होल बना नट हुआ बोल्ट, है। नट बोल्ट है हाँ, ये है ना। 5 डिग्री पे ये होल्स है, होल्स है, होल्स है। परफोरेशन। चैनल है, एक्चुअली सर्कुलर हाँ। चैनल है। 5 डिग्री के लिए 5 डिग्री के लिए शायद दे रखे हैं, होल बना रखे हाँ हैं। हाँ। बिल्कुल। क्योंकि सर मेरे को कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए ना, इसलिए ये आप जो बता रहे हैं ये मेरे ख्याल से बहुत ही कॉस्टिंग कम आएगा। नहीं, इसमें मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि ये दिस वाज द पायलट प्रोजेक्ट फॉर बीएसएनएल, हाँ और हमने 2010-11 में 35 लाख रुपए 10 किलोवाट का लिया था। हाँ, बराबर। तो ये बट अभी ये ये जो हर साइट पे इतना खर्चा होता है। आप श्रीनगर से किसी एक साइट पे, जहां आप लोग रोज न्यूज में सुनते हैं कपुआरा और सोपिया, ये साइट्स उसके पास थी, जो बॉर्डर एरिया में, रिमोट एरिया में, जहां डीजल जाने में डर लगता है और बिजली भी कम पहुंचती है। तो बीएसएनएल ने एक्सपेंसेस इस पे किए हैं, सो दैट कि इनके टावर्स रनिंग रहे, क्योंकि आर्मी का डिप्लॉयमेंट भी रहता है उसमें, और लोकल एरिया में जो अगर कुछ इन्फिल्ट्रेशन हो या किसी को मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, तो उसके लिए वो टावर को रनिंग चाहते थे। तो इन्होंने फिर ये पायलट प्रोजेक्ट किया, बट धीरे धीरे वो, और उसके बाद एक्सपेंशन हुआ है इसका, बट तब थोड़ा सा हम लोग चेंज हो गए, उसको हमारा जो है चेंज हो गया काम करने का। हेलो। जी गुड इवनिंग सर। सर अजित बोल रहा हूँ सर, भुवनेश्वर से। सर आपने जो ये बोले कि मैं पूरा सारा सी टाइप में पूरा सारा ही होल कर दिए, सर इसको वीक नहीं कर देता है? नहीं, उसका जो आप साइज देखेंगे ना, ये एंगल का साइज, वो 50-50-5 है बाबा। उसमें ना 50 साल के बाद भी हाथी बांधिएगा ना, तो वहां से हिलेगा नहीं वो। हाँ, तो इसका वो 50-50-5 का है अजीत। वो 50 का जी 50 जी का सर। एंगल होता है, 50 का एंगल होता अच्छा। है। हाँ, ये इसका जो स्टैंपिंग है वो कम नहीं हुआ, वो पूरा इसकी पूरी स्टड डिजाइनिंग करा के उसके बाद इसका सारा कुछ
पैरामीटर्स को देखने के बाद ही बीएसएनएल आप लोग समझ सकते हैं कि कितना पैरामीटर देखता है, या पीडब्ल्यूडी। काम कुछ भी कीजिए, लेकिन जो विजुअल चीज है उसमें तो काम पक्का होना चाहिए। करेक्ट, थैंक यू जी। वो और इसमें मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहता था कि जैसे ये रिमोट लोकेशंस होते हैं, या सोलर पंपिंग का होता है, या फिर बैंक्स के होते हैं, हाँ, इन सब में काम करने के बाद मेरे को 2-3 चीजें एक बड़ी इम्पोर्टेंट लगी कि भाई आप काम करो भी करो, हाँ ठीक है। सबसे पहले तो आप जाके, अभी जैसे बैंक ऑफ इंडिया के हमने कुछ 350 ब्रांचेस को सोलराइज किया था, तो सेम उसमें है कि भाई आपको पहले तो 350 ब्रांचेस में जाके उनके लोड एनालिसिस पूरा अपनी तरफ से खातरी हो जाना चाहिए कि भाई सही में इसको इतनी ज़रूरत है और यहाँ पे इतनी जगह है और इतना इसका लोड चलेगा, और यहाँ पे इसकी जो छत है ये इसकी है, ये किराए पे है, बाजू में झाड़ है, बाजू में क्या है, ये सब आपको, ये सब पहले टेंडर से पहले ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये सब जो डिपार्टमेंट्स हैं, भले ही वो बैंक हो या इरिगेशन वाला डिपार्टमेंट हो या कम्युनिकेशन वाला डिपार्टमेंट हो, वो सीधा सीधा बोल देगा भाई दिस इज योर बेबी। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ होने के बाद जाके आप इसमें हाथ डालिएगा। फिर जब ये सब हो जाएगा तो उसके बाद क्या है कि भाई इन सब रिमोट लोकेशंस में कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कितने देर में कितना चीज़ भेजते हो, और हर चीज़ का एक बैलेंस बीओएस प्रॉपर आप उसको बना के रखिएगा, और 2 की जगह 1.5 पट और भी सामान लेके जाना है कि भाई अगर इतने स्पेयर्स लग रहे हैं तो एक आधा स्पेयर, ये एक आधा स्पेयर क्या, मैं बोलता हूँ कि उससे ज़्यादा ही स्पेयर होना चाहिए। और आपकी टीम में कम से कम भी 2-3 ऐसे बंदे होने चाहिए जो कि उस चीज़ को, उस ड्राइंग को पढ़ के ये समझ सकें कि भाई ये जो हम लगाने जा रहे हैं भाई उसका मतलब क्या है, और कल को इसमें कुछ कम ज़्यादा होता है तो उस चीज़ में क्या चीज़ रिप्लेस करना है, सो दैट हम हमेशा हेड ऑफिस से डिपेंडेंट ना रहें। अगर सिर्फ यही रहेगा कि भाई हमेशा वो हेड ऑफिस से डिपेंडेंट रहेगा तो आपका साइट डिले होगा, मतलब कि क्या हो, एलसी लगता ही रहता है, वो एलसी लग जाएगा फिर, तो वो एक चक्कर लंबा होता है। तो ये सब जितने भी रिमोट लोकेशंस हैं, जैसे अभी गुना की तरफ हमने काम किया था ओएनजीसी का, तो उनके जो क्या होता है, पाइपलाइन होती हैं, जो गैस की पाइपलाइन होती हैं वो रिमोट लोकेशन से जारी होती हैं, तो उनके जो गैस मॉनिटरिंग स्टेशंस भी होते हैं, तो जहाँ जहाँ से पाइप जाएगी उसको कुछ लोकेशंस में उनका एक गैस मॉनिटरिंग स्टेशन रहेगा जो कि रिले करता रहेगा कि भाई यहाँ से इतना इतना पोजीशन है, या फिर वहाँ पे वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम भी रहता है कि भाई वहाँ पे क्या माहौल चल रहा है, मौसम चल रहा है। तो और ये जो पाइपें होती हैं वो इतनी अंदर होती हैं कि मतलब कि शायद ही वहाँ पे कोई गाड़ी पहुँच सके, और आपको खच्चर के ऊपर सामान लेके जाना होता है। तो ये साइट होना, वो सब कुछ सही है, लेकिन सेफ्टी क्या होता है कि सांप, बिच्छू, मच्छर, ये 3 चीज अपने को मालूम नहीं है, ऐसी लोकेशन में कभी भी आ जाते हैं, हाँ। खाना पीना, रहना, ये भी एक लंबा इशू हो जाता है। तो ये सब साइट, ऐसे साइटों में काम करने के लिए आपको इन चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, ये सब रहते हैं। ये और तो और मतलब साथ में आपको मैन पावर मॉनिटरिंग, मटेरियल डिलीवरी के लिए एक अपना MIS रिपोर्ट बहुत ही शॉर्ट में लेकिन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि आपने जो काम करना है उसका टाइमलाइंस क्या है, क्या क्या हो गया, किस कैपेसिटी का हम लगा रहे हैं, फिजिबिलिटी थी नहीं थी, ड्राइंग अप्रूव्ड है कि नहीं, स्ट्रक्चर पहुंच गया कि नहीं, डिस्पैच हुआ, सोलर पैनल पहुंचा कि नहीं, बैटरी पहुंची कि नहीं, फिर उसके बाद उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, ये DPR आपको बना के रखना पड़ेगा, भी आप जो है टाइमली काम करा पाएंगे। तो DPR एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, कोई भी साइट एग्जीक्यूशन में, बट टेलीकॉम में वो बहुत पंक्चुअल रहते हैं लोग कि भाई मेरे को इतने तारीख को ये स्टार्ट करना है तो ये चाहिए मेरे को। तो इसलिए कुछ DPRs भी मैं दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से अपने को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बराबर। ठीक है। पर्ट चार्ट, वर्क एग्जीक्यूशन के लिए पर्ट चार्ट वगैरह बनाते हैं ना, एक्टिविटी बराबर। एक्टिविटी डिफरेंट
some activities they will be in series, some will be in parallel. जी जो प्रोजेक्ट एप्लीकेशन में है क्या है कि वो कागजी क्या है कि कागजी कार्रवाई भी एकदम आपकी मजबूत होनी चाहिए। क्या है कि वो भी एक बड़ा रोल प्ले करती है, क्योंकि आपने काम सुंदर कर दिया, सब कुछ अच्छा कर दिया, लेकिन कागज में आप मजबूत नहीं है तो भाई बहुत मुश्किल का काम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ आज का सेशन अभी अगर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आज का सेशन अपनी यहीं पे खत्म करते हैं। मैं मनोज आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने सही में हमारे लिए टाइम निकाला और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमारे स्टूडेंट्स द्वारा ही उठाया गया था उसको अपन ने क्लियर किया। डेफिनेटली, और आगे भी कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा तो डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं, और जो बेस्ट इंफॉर्मेशन हो सकता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। थैंक यू जी थैंक यू अजीत, थैंक यू मनोज। अभी तो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू मनोज। अच्छा, बाकी फ्रेंड्स अपने साथ अभी जरा जमे रहे। हाँ अच्छा, ये क्या बोलते हैं अपना सचिन बाबा टेक्नोलॉजी हेड, जरा ये प्रॉब्लम को जरा बताओ यार बाबा। ये हमेशा ये कल वाले सेशन में भी ये लॉगिन नेम और उसका चक्कर चालू हुआ था, और आज वाले में भी लॉगिन नेम और उसका चक्कर चालू हुआ है, तो जरा इसका ये मेरी तरफ से ऐसा कोई सर पहले जब आप भेजते थे ना उसमें सिर्फ है ना एक आईडी ही आता था सर। अभी तो इतना लंबा चौड़ा आता है जिसकी कोई हद नहीं। पहले आप देखोगे ना, आप भी भेजते थे ना, मतलब एक आईडी आता था, मतलब 8-10 फिगर का एक आईडी आता था, तो वो खाली डालो ना तो वी कैन ज्वाइन इट। अभी देखोगे ना तो 2-2, 3-3 लाइन का कुछ ये आता है। आप खुद भी देखिए ना सर, ऐसा क्यों आता है सर? वो अभी एक्चुअली मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट है, आप चालू रखना। मेरा अभी स्क्रीन शेयरिंग है, ठीक है। अरे ये तो अभी मैं इसको डिस्कनेक्ट करूंगा तभी जाके मेरा वो जूम अभी जूम का एक मैं प्लेटफॉर्म बता देता हूँ। नहीं क्या है सर, एक मिनट में बताता हूँ। आप है ना, आपको पहले एक शेड्यूल फिक्स करते थे जूम में, उसमें वो आपका पासकोड और ये जनरेट होता था, बट अभी आपने ये जो शेयर कर रहे हो ये डायरेक्टली आप जूम मीटिंग की लिंक शेयर कर रहे हो, तो उसकी वजह से डायरेक्टली लिंक आ रही है। बट इस पे भी आपको सभी को अगर कनेक्ट होना है तो आप आपकी लैपटॉप पे वेब बेस्ड व्हाट्सएप ये कर सकते हो डाउनलोड, और आप पूरा व्हाट्सएप आपके जो मोबाइल में है वो इसमें देख सकते हो लैपटॉप में, और उसी पे के लिंक के ऊपर अगर आप डायरेक्टली क्लिक करोगे तो वेब से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाओगे। ये भी कर सकते हो लैपटॉप में। ओके सचिन, मैंने ना व्हाट्सएप है ना मैंने डाउनलोड किया था, लेकिन अभी मेरा व्हाट्सएप वो चल नहीं रहा है। हाँ तो फिर से आप उसको वेब बेस पे ये कर सकते हो, राइट। उस पे अगर आपका नहीं चल रहा है तो उसको लॉग आउट कर सकते हो वेब बेस पे, और फिर से आप उसका वेब बेस ओपन करके स्कैन कर सकते हो। स्कैन किया तो फिर से डाउनलोड हो जाएगा। सचिन जी, अच्छा, वेरी गुड। सुनिए, मैं एक बात बोलूँ कि जो बीच में चल रहा था साफ सुथरा डालते थे, नहीं राजवीर सर, आपका आवाज ठीक से नहीं है। राजवीर सर आवाज नहीं आ रहा है सर। अच्छा, दो मिनट रुकिए राजवीर सर, 2 मिनट रुकिए। सतपाल साहब और बालकृष्ण बग्गा जी। हाँ जी सर। सतपाल साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कल का कोई टाइम दो, बॉस, वो टेस्टिमोनियल वीडियो बनाने का है, या तो पकड़ के बिठा लीजिए अभी या तो सुबह का टाइम दो या शाम का टाइम दो। वो मैंने आपको बताया था, जो भी मेरी मजबूरी है, जो भी सर टेल मी सर, आप ही ने बताया था। ओके सॉरी, मैं मेरे दिमाग में वो फिगर ही निकल गया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है सतपाल साहब। बालकृष्ण बग्गा सर, चेपन या टेल मी सर, when can we plan for this recording? Give me some time. Testimonial video, that's what you mean, right sir? Yes, testimonial video. Sir, before this Sunday? You tell me some time for tomorrow evening, 7 o'clock, 7:30.
Okay, but sir, this I will do myself a video and I will send it to you. Is that the way, or is there any different way? No. It's the same platform. I will send you the invitation on Zoom. You will come on, join me on the Zoom platform, and then you will tell whatever you feel. That thing I will record and do the editing, and then I will share with you. Oh, I got that, sir. You got it? So when is your convenient time, sir? Then I will make the time accordingly. Can we make it tomorrow evening 6:30? Evening Or 6:30 7 o'clock? Indian time. Yeah, sure, sir. Huh? Okay. Yeah. No issue. Indian So it time will and be German time, how much is the difference? That will be 2 o'clock. I can manage my lunch time. Okay. That is afternoon 2 o'clock, Germany. Yes, sir. Okay, no issues. 6:30 I will send you the link. Okay. Okay, sir. बाकी जिन लोगों का भी मैंने अभी नाम लिया था, दैट इज संजय दास, सत्यम, ठीक है, सत्यम जोशी, निशित, हेमंत, खान साहब, आप सबको मैं अभी लिंक भेज देता हूँ, आपका एक ट्रायल भी भेज देता हूँ कि जैसा हमने राजवीर सर का किया था और बाकी अपने फ्रेंड्स का किया था, उनका मैं 3 का लिंक भेज देता हूँ. आप उसको आगे शेयर मत कीजिएगा, दैट इज़ नॉट फॉर सर्कुलेशन, क्योंकि अभी वो इंटरनल वीडियो है. तो आप सबको दिखा देता हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, हाँ, और उसके हिसाब से आप रेडी कर लीजिएगा कल के लिए. राजवीर सर का तो वीडियो बहुत बढ़िया हुआ था, बढ़िया स्पीच दिए थे. अभी आपको मैं भेज दूंगा सर, आप देखिएगा, लेकिन दैट इज नॉट फॉर सर्कुलेशन. नहीं सर, वो उसके लिए तो नहीं है सर, ये तो. अच्छा, अभी एक सेशन अभी देखिए, जो हमने बात किया था कि नेक्स्ट 24 को जो हमारा जो बाकी स्टूडेंट्स वाला सेशन है वो होगा, लेकिन उसमें अभी 2 का लास्ट टाइम हुआ था और आशीष ने तो माहौल बांध दिया था, और उसके कारण हमारा बाला का सेशन रुक गया था, बालाजी का, बालकृष्ण सेशन रह गया, तो हम लोग 24 को कर रहे हैं. तो अगर आप में से और कोई इंटरेस्टेड है उस दिन अपना सेशन करने के लिए, वहाँ पे तो राजवीर सर का भी बाकी है, तो आधा घंटा राजवीर सर का ही है, और कोई 2 स्लॉट्स हैं आपकी तरफ से, कोई ज्वाइन करना चाहता है, अपनी तरफ से कुछ बताना चाहता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है. सतपाल साहब, आपकी तरफ से कुछ बताना चाहेंगे? नहीं सर, नहीं. और फिर निशित, क्या सर, अब तो प्रिपरेशन नहीं लिया सर अभी तक, कैसे बताऊंगा. 24 तारीख का है बाबा, अभी प्रिपरेशन नहीं. हेलो सर जी, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर मैं बता सकता हूँ, अगर अलाउ करेंगे. नहीं, ये तो आपने पॉइंट लास्ट टाइम भी रखा था ना. हाँ, KW एंड KWH बिलिंग भी उसमें कवर करोगे आप? हाँ चलेगा, ठीक है. KW एंड KWH बिलिंग, ये TOD के ऊपर भी थोड़ा कर दें. यस TOD और मतलब ऑल थिंग्स, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग सब कवर करेंगे. हाँ, बिल को कैसे एनालिस करना है, KWH बिलिंग, फिर TOD, हाँ, और उसके बाद और क्या होता है, फिक्स चार्जेस. हाँ, अगर वो इतर जो चार्जेस होते हैं ना इतर चार्जेस. हाँ जी, वो बिलिंग अभी जो चल रहा है आजकल, जैसे 2 टायर बिलिंग है, उसके बारे में भी थोड़ा बता दें. यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी महाराष्ट्र का जो बिल आता है उसके अकॉर्डिंगली मैं जो डिटेल्स में बताऊंगा महाडिस्कॉम का. बराबर, सेम है, सेम हर जगह ऑलमोस्ट सेम है ना. हाँ, ऑलमोस्ट सेम. ठीक है. जो वहाँ पे बिलिंग चार्जेस है, FSC चार्जेस है, TOD चार्जेस है, ये सब डिटेल. एंड हम लोग सोलर के लिए कौन से कंसिडर होते हैं, यूनिट्स कौन से नहीं होते, वो सब डिटेल्स में हम करेंगे. बराबर. तो चलिए ठीक है, 3 टॉपिक्स तो अपने फिक्स हैं. हाँ, एक बालकृष्ण बग्गा जी का रहेगा, एक राजवीर जी का रहेगा, और एक सचिन जी का रहेगा, और एक और चौथा स्लॉट खाली है. आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो टॉपिक मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा, हम 24 को वो करेंगे. और जो नेक्स्ट 2 सेशंस हैं वो बहुत ही मतलब कि वो बिजनेस के लिए है, और आप उनका प्रोफाइल मैंने पहले फोटोग्राफ सब भेज दिया है, और आप उसको लिंक्डइन पे भी देख सकते हैं. उनकी खुद की कंपनी है, एंड ही इज वन ऑफ द टॉप 5 ट्रेनर्स इन इंडिया इन सोलर, और टॉप 1 को भी मैं अप्रोच किया है. तो
वो भी आ जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन आप लोग इस बात की वो दिक्कत मत रखिए या ऐसा कुछ दिमाग में मत लाइएगा कि भाई ये सेशन ये आपका ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया तो हमारा रिश्ता खत्म हो गया। मैं आप लोगों को जो हमारे जो नेक्स्ट बैच होगा उसमें भी आप लोगों को स्पेस दूंगा, क्योंकि वो जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही शानदार शानदार टॉपिक्स हैं। अभी लिथियम आयन के ऊपर भी अपनी बात हो गई है, तो लिथियम आयन के ऊपर भी हो जाएगा। और सतपाल साहब ने जैसा बताया था कि भाई स्ट्रक्चर के ऊपर होना चाहिए, तो सिंगल एक्सेस, ड्यूअल एक्सेस, ये दोनों के ऊपर जो कंपनी काम कर रही है या जो बना रही है उनसे मेरी बात हो गई है और वो अपना कोऑर्डिनेशन करके वो उसको लाएंगे। साथ ही में जैसा अभी कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे एक कल परसों ही चला था कि भाई वो जो ग्रुप है अपना क्या बोलते हैं, क्या ऐप है ना, ऐप सोलर वाला, सोलर ट्रेड करके कोई, हाँ, तो उनके भी जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन चल रहा है, तो वो लोग भी अपने इस पे आएंगे और अच्छा कुछ डील में सेटअप करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। साथ ही में एक और जो है दैट इज सोलर लैब्स करके, आप देखिएगा सॉफ्टवेयर है, इट्स वन ऑफ द इजी सॉफ्टवेयर जिसमें आप कोटेशन से लेकर ड्राइंग से लेकर शैडो एनालिसिस से लेकर पेबैक कैलकुलेशन, ये सारा का सारा उसमें कुंडली एक बार में विद इन 15 मिनट्स वो निकल जाता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैं स्केचअप के लिए यहाँ जा रहा हूँ, फिर अपना इसके लिए पीवीसिस्ट के लिए यहाँ जा रहा हूँ और कैड ड्राइंग के लिए अलग जा रहा हूँ। वो इतना ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं है, वो अपने सोलर के लाइन में जो लगने वाला चीज़ है वो फटाफट उसके अंदर झटपट वो होने वाला है। है, लेकिन अपने लिए कुछ ना कुछ वो लोग कंसिडर कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ अपने स्टूडेंट्स के लिए तो निकाल के ही लाऊंगा मैं। नहीं, ये अपने नेक्स्ट बैच में होगा सर ना अजय सर? नेक्स्ट बैच सर, आप ये मत पकड़िए, सब सोचिए कि भाई वो नेक्स्ट बैच होगा। वो नेक्स्ट बैच सब बड़े मतलब कि जितने बड़े बड़े खिलाड़ी आएंगे, बड़े कलाकार आएंगे ना, उन सब में आपको इनवाइट करूंगा मैं। That's great, sir. That should be. Yeah, thank you. But there is a charges over there. मजाक कर रहा हूँ बाबा, नो इश्यूज। नाइस, बहुत अच्छा। चलो ओके, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। हाँ, नेक्स्ट जो है वो कुछ अच्छे ही रहेंगे, और कल का जो मैंने बताया मैं आप सबको भेज रहा हूँ। थैंक यू, गुड नाइट।